नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ आज है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत आपका। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत मैम आपका। और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं, विजय त्रिवेदी जी पहुंचने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे देश में तेल और गैस की किल्लत को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं उसका असर क्या हो रहा है और क्यों इस सबसे बचना हमें जरूरी है, और सरकार लगातार आपसे क्या अपील कर रही है। सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। शाम को 6:30 बजे देश के सारे मुख्यमंत्रियों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी तेल, गैस और इसको लेकर के जो भी उपलब्धता है या कमी भविष्य में हो सकती है, क्योंकि अभी सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, इसकी एक रिपोर्ट लेंगे सभी राज्यों से, जरूरी दिशा निर्देश उनको दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से ये जानेंगे कि उनके राज्य में तेल गैस का स्टॉक कैसा है, उन्हें और कितनी जरूरत है, क्या कार्रवाई हो रही है ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ, सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या सरकार कर रही है, ये बताया जाएगा। बैठक में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे सिवाय उन 5 राज्यों के जहां पर चुनाव चल रहे हैं, मतलब असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। इनके मुख्यमंत्री इसमें नहीं होंगे क्योंकि वहां पर चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। तो यह आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन कल से लेकर अब तक सरकार का सारा फोकस इस बात पर है, जिसमें हम थोड़ा योगदान दे पा रहे हैं, मतलब मीडिया, वो ये कि देश में किसी भी किस्म के पैनिक से रोका जाए। आपको और मुझे, हम सबको किसी भी तरीके की घबराहट और पैनिक बाइंग से रोका जाए। देश में तेल और गैस का कोई संकट अभी खड़ा हुआ नहीं है। कल सरकार ने इसकी एक बहुत विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ शेयर की, हमने कल भी आपको उसके बारे में बताया था। देश में ना पेट्रोल, ना डीजल और ना अभी गैस सिलेंडर की ऐसी कोई कमी या किल्लत हो रही है कि हमें और आपको घबराना चाहिए। सरकार ने बताया कि देश में पर्याप्त मात्रा में तेल गैस का स्टॉक है। सरकार ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। बताया गया कि भारत के पास 60 दिन का स्टॉक मौजूद है तेल का। ऑयल कंपनियों के पास अगले 60 दिन की सप्लाई की पूरी व्यवस्था है। 60 दिन का स्टॉक है, 60 दिन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, मतलब 4 महीने की पूरी व्यवस्था सरकार के पास तेल की है। सिर्फ 6 दिन के ऑयल स्टॉक होने की बात जो शायद आपके फोन पर भी पहुंची हो कहीं से, वो सिर्फ अफवाह है। देश में कुल 74 दिनों का ऑयल रिजर्व रहता है। इसकी हमारे पास एक कैपेसिटी 74 दिन का तेल रखने की है और उसमें 60 दिन का तेल अभी मौजूद है। हम 41 देशों से क्रूड ऑयल खरीदते हैं। भारत की रिफाइनरी से 150 से ज्यादा देशों को तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है। सरकार यह कह रही है कि जब हम नेट एक्सपोर्टर हैं तो फिर हमारे देश में कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी सारी रिफाइनरियां जो कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, गैस में बदलती हैं, वो अपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। अगर कच्चा तेल ना आ रहा होता तो ये रिफाइनरियां 100% पर काम कैसे करती? भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर है। साथ ही भारत पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को 5वां सबसे बड़ा उसका एक्सपोर्टर भी है। पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप्स को रिफाइनरी कंपनियों ने क्रेडिट नोट 1 की बजाय बढ़ाकर अब 3 दिन का कर दिया है। मतलब कोई पेट्रोल पंप, उसके पास कैश की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसकी वजह से भी उस तक स्टॉक ना पहुंचे, ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो, इसके लिए उसको 3 दिन का मार्जिन दे दिया गया है। पहले ये 1 दिन का मार्जिन होता था जिसमें उसको पीछे भुगतान करना होता था। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ साफ बता दिया है कि लॉकडाउन शब्द की चर्चा ना करें, ये अफवाह फैलाने का काम ना करें, वरना अब सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खास तौर पर लॉकडाउन देश में लग जाएगा, इस किस्म की अफवाह पर सरकार बहुत सख्त है। सरकार के हर सोर्स से अब तो खुलकर भी मंत्री भी बोलने लगे हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोरोना के हालात बन रहे हैं, लॉकडाउन लगने वाला है, तेल बंद हो जाएगा, सब घर बैठा दिए जाएंगे। ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं, देश में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में 1 बार नहीं 2 बार इस बात को स्पष्ट किया। मैं आपको सुनवाता हूं। उन्होंने कहा देश में कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, कोरोना जैसी स्थिति देश में नहीं है। इससे साफ इस बात को नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं भी बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं। आप सुनिए वित्त मंत्री ने क्या बताया। Surprised that some leaders are saying things like there will be a lockdown and there will be, shortages of LPG, shortages of diesel and so on. These are absolutely baseless, and remarks such as these coming from leaders in political domain is really worrisome. There shall be no such lockdown like the time when we saw it all in COVID, but no lockdown. I want to reassure people that there shall not be any lockdown.
तो ये आपने सुना, वित्त मंत्री साफ कह रही हैं कोई लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं है। विजय त्रिवेदी जी भी आगे सर आ जाइए। सर स्वागत है आपका। आज सर हमें मिलकर यही काम करना है, ये अफवाह तंत्र को अब जो है तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे नाहक बिना किसी वजह देश के अंदर एक घबराहट का माहौल है। इतने लोग हमसे ही पूछते हैं सर लॉकडाउन लगने वाला, यही कर रहे हैं सर, अफवाह लोगों को बता रहे कि अफवाह में था ये। बिल्कुल, आज सर आज पूरा प्रोग्राम इसी पर। बढ़िया है सर। ठीक, तो आप अब सुनिए, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी की बात, तेल गैस की बात है ना, इनका डिपार्टमेंट है पेट्रोल, यही है मंत्री उसके। ये बता रहे हैं कि पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। लगभग $70 पर बैरल पर था युद्ध शुरू होने से पहले तेल का दाम, अब वो $122 तक जाकर के पहुंच गया। दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस उन देशों ने बढ़ा दी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कीमतें जो हैं 30 से 50% बढ़ा दी गई हैं। अमेरिका में 30%, यूरोप में 20%, अफ्रीका में 50% तक अलग अलग देशों में अलग अलग वृद्धि की जा चुकी है। हमारे देश में हुआ क्या? अगर संकट है तो हम पे होगा ना, तो हमारे यहां भी दाम बढ़ेंगे। अगर सरकार कह रही है कि ना आपके दाम बढ़ाया और देश में कहीं हमारे स्टॉक की कमी नहीं है, तो इसको हमको मानना क्यों नहीं चाहिए? हरदीप पुरी ने लिखा कि सरकार के पास भी यह ऑप्शन था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देते, क्योंकि बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम, लेकिन सरकार ये नुकसान सहने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा यह प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैसला है कि हमारे देश में अभी के तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। साथ में हरदीप पुरी ने यह भी कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगने वाला। फिर देखिए लॉकडाउन पर बात, और उन्होंने कहा जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो बहुत गैर जिम्मेदार हरकत कर रहे हैं। तो हरदीप पुरी ने भी आपकी बात भी आपने सुनी। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा देश में हालात पूरी तरह सामान्य हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और जो अफवाह फैला रहे हैं उन पर अब एक्शन लिया जाएगा। जनता के लिए इतना बड़ा सौगात लेकर के इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो की है, इसमें एमपी सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि है एमपी। वो पार्लियामेंट से ये एक शुभ संकेत सबको जाना चाहिए कि देश में इतना जो बड़ा देश में कोई आम लोगों को तकलीफ ना आए, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लिया है। सर, एक लॉकडाउन पे जो अफवाह उड़ रहा था उसको नहीं, ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है, सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। अब आप देश की राजधानी का हाल देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं सीधे पेट्रोल पंप पर क्या इस वक्त स्थिति क्या है। दिल्ली में गैस सिलेंडर पेट्रोल के हालात, जहांगीरपुरी में पहुंचे हमारे संवाददाता कुमार सोनू। अब वो पहले आपको सिलेंडर की बात बता रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हाँ हमको सिलेंडर के लिए मुश्किल हो रही है। वहां उनको लोग लगे हुए दिखाई दिए, लाइनों में दिखाई दिए, वो कह रहे हैं हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो इनकी बात सुनते हैं, फिर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। राजधानी दिल्ली में अलग अलग एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गैस सिलेंडर को लेकर, और इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो लोग रात से जो है लाइन लगाकर खड़े हैं सिर्फ सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए। बुकिंग करने के बाद जब इन्हें बुकिंग की स्लिप मिलेगी तो उसके बाद ये एजेंसी के गोदाम पर जाएंगे, वहां पर रात भर लाइन में लगेंगे, तब जाकर सुबह जब एजेंसी का जो गोदाम है वो खुलेगा तो उसके बाद जो है इन्हें कहीं जाकर सिलेंडर मिलेगा। क्या नाम है भाई साहब? हरिधर शुक्ला। ये बताइए कब से लगे हैं लाइन? कल भी आया था, आज भी आया हूँ, कल भी जाके लगना पड़ेगा तभी सिलेंडर मिलेगा। मिल पाया अभी तक? ना भाई, अभी तक नहीं मिला। क्या कह रहे हैं? अभी अब कह रहे हैं कि यहाँ से जाके लाइन, वहाँ लाइन में सिलेंडर खत्म हो जाता है, यहाँ पे लगे रहो तो कहेंगे बस टोकन बढ़ गया जी, काम खत्म। मेरे को टोकन दिया इन्होंने, वो बोला कल आओ। मेरा 3 नंबर टोकन है, बट यहाँ पे सुबह में 100 नंबर जिसका वो भी आया हुआ है। लाइन का कोई मतलब प्रॉपर वो नहीं देख नहीं रहे कुछ इसमें। दूसरा अब यहाँ से हमें पर्ची मिलेगी दूसरी, और उसके बाद में एजेंसी भेजेंगे और वहाँ पर घुटने तक कीचड़ हो रही है। सर आपके सामने ये कर ही नहीं रहे, बुकिंग लाइन में लगवा देते हैं, जो लास्ट में बेचारे उनको पर्ची दे देते हैं। ऐसा रोजाना ये पिछले 15-20 दिन से चला जा रहा है। अगर पर्ची इनकेस मिल भी जाएगी किसी को
तो वो फिर अगले दिन रात को 1 बजे पहुंचेगा, लाइन लगाएगा, फिर जब एजेंसी खुलेगी फिर गोदाम पे, फिर एजेंसी खोलेगी तो जाकर सिलेंडर मिलेगा। यहाँ पर एक एक करके भी लोगों को गिनेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। रोजाना यही तस्वीर रहती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का इलाका है जहाँ पर इसी तरीके से जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घरों का तमाम काम छोड़कर एक सिलेंडर के लिए जो है कई घंटे एक दिन लगती हैं और एक दिन में भी इन्हें जो है बुकिंग नहीं मिलती। चलें पहले यही बात करते हैं। त्रिपाठी जी, सरकार बार बार कह रही है तेल के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कल ये भी एक डेटा दिया गया कि हम 80 टीएमटी जो है गैस इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 50 टीएमटी हम खुद हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, केवल 30 टीएमटी हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। ये भी बताया गया कि 50 लाख सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दिन में, आज भी 50 लाख सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर लाइन क्यों है? हम रोज यही सवाल पूछते हैं। देखिए, संकट दूसरे तरह का है और मुझे लगता है कि संकट पर सचमुच गंभीरता से बात करनी चाहिए। आपने कहा कि हम लोग आज इसी पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो कल मैं पत्नी अपनी माताजी से बात कर रही थी, वो हैदराबाद में है, तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन लग जाएगा क्या, चले आए क्या। अब पत्नी ने तुरंत कहा, चूंकि वो सुन रही तो उसने कहा कि संभव ही नहीं, लॉकडाउन जैसी चीज़ नहीं। मैं ये कल की ही बात बता रहा हूँ। एक अजब किस्म की हमारे पूरे भारतीय समाज में हम सबके मन में एक डर वाला वातावरण चलता है कि हमको डराए और हम दूसरे को डराएं। ये एक गजब चीज है। जिनके यहां रोज मारामारी मची है उनके यहां कोई संकट नहीं होता है। जिनके सालों साल युद्ध में ग्रसित हैं वहां कोई संकट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो जाती है। हम बहुत इजी में रहने वाले, इजी वे में रहने वाले, बहुत आराम से रहने वाले लोग हैं और चूंकि हम संकट से बाहर निकले तो हमको डर लगता है कहीं पुराना वाला संकट ना आ जाए। क्योंकि पहले ऐसे लाइनें लगती थी, अब तो लाइन लगती नहीं। अब तो एजेंसी वाला आके खटखटा पूछ जाता है भैया खाली है क्या, दे जाएं क्या। तो अब आपने वो दौर देखा, तो आप बहुत कठिन समय से बहुत अच्छे समय में पहुंचे और अब ये मुश्किल हो रही है तो लोगों को अफवाह फैलाना, डर, कई बार वो इरादतन नहीं करते लेकिन डर लगता है तो दूसरे को बता देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, जब आप कहते हैं, देखिए पेट्रोल डीजल की सचमुच अभी देश में कहीं कोई समस्या नहीं है और बहुत गंभीर समस्या होने वाली नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो स्टॉक है रिफाइनर का पेट्रोल डीजल और उसके अलावा जो हमने आगे के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं लगभग 1-1.5 महीने के, वो सब पर्याप्त है। लेकिन हां, मुश्किल तो होगी। अगर ये युद्ध लगातार चलता रहेगा तो हमारा व्यवहार क्या यही रहने वाला है। दूसरा, गैस के मामले में इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम है, इसको सरकार स्वीकार कर चुकी है और ये संभव ही नहीं कि सप्लाई में दिक्कत ना हो। लेकिन वो सप्लाई कौन सी दिक्कत है? इंडस्ट्री वालों को दिक्कत है, उनकी मुश्किलें हैं और वो जब युद्ध हो। लेकिन क्या घरेलू में दिक्कत है? अभी तक घरेलू में कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि क्या आपके घर में एक जो गैस चल रही थी, दूसरा भरा हुआ था, तो वो आप सिर्फ खाली वाला लेके गए या आपने सोचा कि जो आपके घर में एक्स्ट्रा भी रखा रहता था उसको भी आप लेकर चले गए? और क्या इस वक्त उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं? योगी आदित्यनाथ का बयान अगर है तो उसको निकाल लीजिए। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट अगर है तो, क्योंकि उन्होंने गैस पर बड़ी साफ साफ बात की। वो क्या कह रहे हैं? अगर पहले आपका सिलेंडर 15 दिन 1 महीना चल जाता था तो आज 15 दिन में खाली कैसे हो रहा है? मुख्यमंत्री पूछ रहा है। ये तो कोई वजह होगी उसके पीछे। बिल्कुल, आप उनको सुनिए। और एक मुख्यमंत्री ने तेल के नाम पर, एक मुख्यमंत्री ने देश में कहा कि अगर फिजूल में लाइनें लगेंगी तो हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। इसलिए नहीं कि तेल की कमी है, अव्यवस्था फैल रही है खामखा। तेल तो है, लोग पैनिक कर रहे हैं। लेकिन पहले इस योगी आदित्यनाथ को सुनिए, रसोई गैस पर क्या कहा। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि अगर हम साथ नहीं देंगे इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का तो फिर हमारी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठेगा। अभी यहां भी बात ये हुई कि भाई ये सिस्टम ही खत्म हो गया लाइनों में लगने वाला, तो ओटीपी पे आता है। ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। भाई अब तो ये है कि आपने बुकिंग कर दी, आपको सिलेंडर पहुंचेगा,
वो पुराना वाला समय थोड़ी ना रहा कि आप जाते थे, अच्छा ट्रक 3 बजे आएगा तो 12 बजे से लाइन लग जाती थी, फिर वो 6 बजे ट्रक आता था, रात को 9 बजे सिलेंडर मिलता था। ये सब होता तो उसमें जो बचा, ये कैसे ये हो रहा है, और इस पे सरकार को, एजेंसियों को थोड़ी कड़ाई भी करनी चाहिए। तेल गए, अगर दिक्कत नहीं होगी तो आदमी सिलेंडर लेके नहीं जाएगा, लेकिन क्या सवाल ये कि नए किस्म की मुश्किल है, और एक मुश्किल हो रही है जिनके पास अपना कनेक्शन नहीं है, ये जो मतलब कनेक्शन नहीं है लेकिन गैस लेते हैं। गैस वाली बात थोड़ी और ना समझ में आने वाली इसलिए कि क्यों ये लाइनें हमको दिख रही हैं, क्योंकि सरकार पहले ये कहती थी कि पैनिक बाइंग हो रही है, वो ऐप जो बुकिंग होती थी वो 90% तक बुकिंग पहुंच गई थी। लेकिन अब तो पहले बुकिंग जो हुआ करती थी वो 50% के करीब थी, या 50 लाख 55 लाख बुकिंग होती थी, वो 90 लाख बुकिंग होने लग गई। लेकिन कल सरकार ने बताया कि वो वापस 50 लाख पे आ गई है। तो अगर बुकिंग नॉर्मल हो गई तो फिर लोग क्यों लाइन में लग रहे हैं, ये सवाल है। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं और पहले तो हम फैक्ट्स को जाने समझें। लगभग 1 महीना हो गया सौरभ इस युद्ध को शुरू हुए, अभी तक तेल गैस और एलपीजी की कोई दिक्कत अपने देश में किसी भी व्यक्ति को नहीं आई। लेकिन जो एक मानसिकता है ना, जो कांग्रेस राज ने हमारे भारतीयों को दी, और शायद हमारी पिछली जनरेशन के पास ये मानसिकता, मैं लगातार लोगों से बात कर रही हूँ, उसमें ये मानसिकता समझ में आ रही है कि जिनके पास पाइपलाइन कनेक्शन भी है ना, वो भी सिलेंडर लेने के लिए दौड़ रहे हैं, कहां से व्यवस्था कर रहे हैं। और पाइपलाइन गैस होने के बावजूद, जिस पर निर्बाध रूप से आपको गैस मिल रही है, मेरे पास भी पाइपलाइन कनेक्शन है, लोग ऐसे हैं कि 3-3, 4-4 सिलेंडर्स भी अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। मुझे कल मिला एक आदमी, उसने कहा मैंने 4 सिलेंडर रख लिए घर में। हाँ, तो अब देखिए हैंड्स प्रूफ्ड। अब दूसरी बात हम ये समझें, पिछले 1 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक होने की वजह से एक समस्या की स्थिति लग रही थी कि उत्पन्न हो सकती है, उसका भी हमारे पास समाधान था। 60 दिन के रिजर्व्स हैं अभी हमारे पास, 2 महीने की बुकिंग हमने ऑलरेडी कर दी है। हमारी 27 देशों की बजाय अब हम 41 देशों से अपने ऑयल, गैस और एलपीजी लेते हैं। रशिया से हमने एलपीजी की खरीद और बढ़ा दी है। इसके बीच एक इतनी अच्छी खबर कल ये आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने 5 देशों के लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली खोल दिया, जिसमें से हम एक हैं। हमारे 4 जहाज सफलतापूर्वक आ चुके हैं एलपीजी लेके, और अब उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं लगेगी। ऐसा कल वक्तव्य आया ईरान की तरफ से कि भारत एक मित्र देश है। रशिया की तरफ से दूसरा स्टेटमेंट ये आया है कि भारत हमेशा एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा है, जितना तेल, गैस और एलपीजी हमें रशिया से चाहिए हम ले सकते हैं, हिंद महासागर में उसके बेड़े खड़े हुए हैं। तो ये दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट हम ये समझे कि डीजल और पेट्रोल की यदि किल्लत होती, एलपीजी की किल्लत होती, तो आज एक्साइज ड्यूटी सरकार ने इतनी कम क्यों की होती सौरभ। और फिर हमारी वित्त मंत्री बता रही है कि जो लॉकडाउन की स्थिति की अफवाह फैलाई जा रही है, इस अफवाह को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे आसपास संकट का माहौल है, हमारे भीतर नहीं, उसको क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, मैं पैनिक करूं, आप पैनिक करें, हम पैनिक बाइंग करें, हम कोशिश करें 2 की जगह 1 की जगह 4 सिलेंडर में रख लूं, मेरे पास गैस पाइप वाली है तो भी मैं सिलेंडर रख लूं, मैं जेरी केन में भी डीजल भर लूं और पेट्रोल भर लूं, हम आम आदमी। ठीक, मुख्यमंत्री कोई कैसे कह सकता है? देश की एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साजिश कर रहे हैं देश में लॉकडाउन लगाने की, क्यों ना फैले अफवाह। अगर मुख्यमंत्री तक इस किस्म की बात करेंगी तो सुनिए आप। এই মোদিজি প্রধানমন্ত্রী হবার আগে যিনি ছিলেন তখন গ্যাসের দাম ছিল 400 টাকা, এখন সিঙ্গেলটার দাম হয়েছে 1100 টাকা, আর ডবলটার দাম হয়েছে 2100 টাকা। মানুষ গ্যাস খাবে না খাবার খাবে? পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে, আবার অ্যালার্ট করেছে। ওনাদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি, লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবেন। লকডাউন করে মানুষকে ঘরবন্দি করে রাখবেন, মানুষকে ঘরবন্দি করবেন, মানুষকে নোটবন্দি করবেন, মানুষকে ভোটবন্দি করবেন, মানুষের নাম কেটে দেবেন। জেনে রাখবেন কোভিডের সময় লকডাউন ছিল। ममता बनर्जी कह रही हैं कि लॉकडाउन लगा के सबको घर बैठा देंगे। सर देखिए, अफवाहों के लिए एक तो जितनी अफवाह फैल रही है, ये तो तय है कि भाई पेट्रोल भी मिल रहा है, पेट्रोल है, गैस का भी है, सरकार ने कहा है। लेकिन अगर मुझे नहीं पता कि कुमार सोनू जो आपके संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी हैं, वो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो नहीं गए हैं वो वहाँ पर अफवाह फैलाने के लिए। जहाँ लाइन लगी है, कुमार सोनू ने तो 2 लोगों को नहीं खड़ा किया होगा सिलेंडर के लिए, जो लोग खड़े हैं वहाँ कुमार सोनू गए हैं। तो फैक्ट तो यह है कि वहाँ पर लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है उसकी वजह होगी कि पैनिक बाइंग हो रही होगी या अफवाह हो रही होगी। उसमें भी समझने की बात है, गैस सिलेंडर के लिए 2 घरों में सौरभ जी जैसे बड़े लोगों के पास 4 सिलेंडर हो सकते हैं, किसी के पास 2 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं होंगे, मैक्सिमम 80% लोगों के पास।
2 सिलेंडर आप फिल करवा लेंगे तो उसको कहीं से भी दोबारा नहीं भरने ले जा सकते, आधा सिलेंडर तो ले नहीं जाएगा कोई आदमी, पहली बात। दूसरी बात, पेट्रोल के लिए कोई पेट्रोल की होर्डिंग उस तरह से नहीं हो रही, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर टैंक में नॉर्मली शहरों में तो कहीं पर आप भरवा नहीं सकते अलग से, तो कोई होर्डिंग पेट्रोल की नहीं हो रही। यदि वो हो रहा है और सरकार कह रही है, मैं सरकार की बात पर कोई आशंका नहीं कर रहा, हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, इसका मतलब जो डीएम लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ये काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा। पैनिक होता है तो अफवाहों को रोकने का काम भी तो सरकार का है ना, किसका काम है ये? ठीक बात है। तो अफवाहें रोक नहीं रहे और पैनिक बाइंग हो रही है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसको समझने की जरूरत होती है। हर चीज सरकार पर नहीं डाल सकते सर। अब मैं आपके कान में कुछ कह दूं तो सरकार थोड़ी डंडा लेके आ जाएगी। नहीं, इसको अच्छा, इसको आगे समझिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बोला, उनका रेफरेंस कोई और था, उन्होंने कहा कि कठिन वक्त है और कोविड जैसा समय की तरह हमें मुकाबला करना है। अब जैसे ही कोविड की बात हुई ना, तो हम तो यहाँ से वहां तक, ये जो हैदराबाद तक लॉकडाउन पर पहुंच जाते ना, कि कोविड हुआ, कोविड का हमारा एक्सपीरियंस रहा कि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा, तो बातें ऐसे फैलते फैलते अफवाह बन जाती है। तो ये तो सरकार का अफवाह, अच्छा कौन ठीक करेगा? अफवाह फैल रही है तो यदि सरकार की जिम्मेदारी, तो ये सर हम इसलिए ये बात कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार देश के मंत्रियों ने आके सबको कहना शुरू किया। मैं कह रहा हूं मंत्री के लेवल का बात ही नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है कि वो लोग देखें कि कैसे पैनिक बाइंग हो रही है या इसका एक उदाहरण है मेरे पास। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के कुछ तो वो हैं, अभी आपको नाम मैं बता दूंगा, आलोक त्रिवेदी इनका नाम है। कल क्या हुआ कि यूपी में कई जगहों पर ये दिखाई देने लगा साहब कि कोई फलाने पेट्रोल पंप पर क्या तेल खत्म हो गया। अब ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन से जुड़ा आदमी है जो अपनी बात आपको बताएगा। वो कह रहा है कि मान लीजिए मैं 10,000 लीटर तेल बेचता हूं एक दिन में और मेरे पास 1,000 ग्राहक आता है। अब मेरे पास ग्राहक एक दिन में अचानक 2,000 आदमी आ जाए तो मेरा पेट्रोल पंप तो 12 घंटे में खत्म हो जाएगा ना। वही हो रहा है, जिस जगह पर पेट्रोल पंप कहीं कहीं ड्राई भी हो गए, उसकी वजह यह है एचपीसीएल के एमडी हैं, ये मैं इनका नाम भी आपको बता देता हूं। एचपीसीएल के एमडी कह रहे हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 15 से 50% ज्यादा बुकिंग पेट्रोल पंप्स पर लोगों का आना हमने देखा है। तो ये लोग जो आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ये हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एचपीसीएल के, और इनका ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हमारी सेल 15 से 50% बढ़ गई है। तो फिर पीछे से जो स्टॉक आ रहा है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। यही कह रहा हूं ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन चीजों को मैनेज करने की जरूरत। सरकार के स्तर पर नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने कह दिया है ऑयल भी है, गैस भी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक से नहीं हो रहा, या लोग मान लीजिए पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे। हालांकि अब होर्डिंग वाला जमाना चला गया, तो इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं, एक बार सुनाता हूं आपको, सुनिए तो आपको। आलोक त्रिवेदी को सुनाइए। लखनऊ में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कमी है नहीं तेल की, जहाँ तक डीजल पेट्रोल की बात है और चाहे गैस की बात है। गैस में थोड़ा दिक्कत आई थी, अचानक से हुआ था, लेकिन उसको सॉल्व कर लिया गया है। दिक्कत तब आई है जब अचानक लोगों में, कल खास तौर से हुआ है लखनऊ के अंदर, पता नहीं कहाँ कैसे किसने अफवाह फैला दी कि सब डीजल और पेट्रोल खत्म होने वाला है, जबकि सबके पास था। उसका नतीजा ये हुआ कि जिन पंपों की बिक्री मरी हालत में, आप समझ लीजिए, अगर 1000 लीटर हुआ करती थी, उनकी 4000 लीटर बिक्री हो गई। हम लोग अपने पंपों के ऊपर स्टॉक उतना ही रखते हैं जितना कि हमारी डेली की बिक्री, उसी का अनुपात बना करके हम लोग अपने स्टॉक को रखते हैं। लेकिन अगर अचानक से हमारी सेल मान लीजिए 1000 लीटर की है, अचानक 4000 हो जाए, तो फिर हम तो ड्राई हो ही जाएंगे। पैनिक क्रिएट करने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ है, अचानक जब पंपों के ऊपर अचानक से बिक्री बढ़ी है, उसमें कुछ पंप घंटे 2 घंटे के लिए ड्राई जरूर हुए, लेकिन तुरंत उनको माल जब आ गया, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ भौती डिपो से बीपीसीएल के सारे लखनऊ को सप्लाई होती है, उनके यहाँ आने में कानपुर से भी आगे भौती है, आने में 3 घंटे 4 घंटे तक लग जाते हैं आराम से। और फिर गाड़ी जब आती है तुरंत हम लोग खाली नहीं कर पाते हैं। पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद ही डेंसिटी मिलाना, सब कुछ करना, उसके बाद ऑटोमेशन में उसको चढ़ाना, और उसके बाद ही हम बिक्री चालू कर पाते हैं। उस वजह से कुछ पंपों पर इसी दिक्कतें आई हैं। अब समीर जी, देश में रातों रात कोई कारखाने तो लग नहीं गए हजारों, रातों रात लाखों गाड़ियां तो बिक नहीं गई हैं, तो फिर अचानक तेल की खपत कैसे बढ़ रही है? यही बताया इन्होंने। देखिए सौरभ, ऐसा कहा जाता है कि सच जब तक अपने जूते के फीते बांधता है, तब तक झूठ और अफवाह पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेती है। और मुझे लगता है इसी मामले में वही हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा में देश को सच्चाई बताई,
लोगों को बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार के पास पूरी व्यवस्था है लोगों के लिए, कहीं किसी चीज़ का संकट नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए आपको तैयार रहना है। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा, राज्यसभा में कहा, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तमाम तरीके का इस बात का जिक्र किया कि कहीं कोई कमी नहीं है, तमाम एजेंसीज ने इस बात का जिक्र किया कि कोई कमी नहीं है देश के अंदर। उसके बाद अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये अफवाह है जो व्हाट्सएप पर चल रही है, और एक समूह है देश के अंदर जो इस परेशानी में अपना राजनीतिक लाभ देखने की कोशिश कर रहा है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय कहा था कि भाई ये वैक्सीन तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, देश के अंदर ये स्थिति। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के समय देश को संभाला था, और सिर्फ देश को नहीं संभाला, तमाम दूसरे छोटे देशों को जिस तरह से वैक्सीन एक्सपोर्ट की थी, आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमारे पास 60 दिन का स्टॉक है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठ के ले रहे हैं, आज मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री बैठक करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं दिक्कत नहीं, आपको जितनी जरूरत है आप उतना लीजिए, अनावश्यक रूप से पैनिक होकर आप बाइंग मत कीजिए। उसके बाद इस तरीके से अगर षड्यंत्र इस तरह से अफवाह फैलाई जाएगी तो मुझे लग रहा है नेताओं के दो प्रकार हैं हमारे यहाँ। अभी जैसे आपने ममता बनर्जी को सुना, एक दूसरे मुख्यमंत्री को सुना, ऐसे में आपको एक और नेता की बात सुनाऊंगा। वो कह रहे हैं भाई हम तो पहले से कह रहे थे, 1 महीने से कह रहे हैं चूल्हा ले आओ अपने घर में, लकड़ी पे खाना बनाओ, हमने अपने घर में 2 चूल्हे टांग लिए। कौन कह रहे हैं मालूम है? ये उनका घर देखा होगा यहाँ कईयों ने, उस घर में मैं इमेजिन ही करता रह गया मिट्टी का चूल्हा कैसा लगेगा। बात हो रही थी अफवाह को कैसे रोकें, अफवाह तंत्र को कैसे तोड़ें, क्योंकि सरकार अब इस वक्त तेल गैस का इंतजाम करे या देश में डंडा चलाए उन लोगों के ऊपर जो बदइंतजामी फैलाने के लिए, पैनिक कराने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। अभी तो सरकार को दोनों ही काम करने पड़ रहे हैं, और दूसरे काम में थोड़ा सहयोग जो है हम कर रहे हैं कि अफवाहों में आप कम से कम अपना नुकसान ना करा लें। इसीलिए उन नेताओं की बात भी सुनाना जरूरी है जो बजाय इस वक्त में जिम्मेदार बात करने के, वो लोगों के अंदर घबराहट और पैदा कर रहे हैं। आपने ब्रेक से पहले सुना, योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर 1 महीना सिलेंडर चलता था तो 1 महीना चलाओ, 15 दिन में दोबारा बुकिंग के लिए लाइन मत लगाओ, जरूरत पर जाओ। ऐसे ही अपील तमाम मुख्यमंत्रियों ने की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी यही अपील की है। इसके अलावा आपने ममता बनर्जी की बात सुनी। ममता बनर्जी कह रही है सरकार लॉकडाउन लगाने जा रही है। उस पर हमने आपको दिखाया देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात। उन्होंने एक बयान में 2 बार कहा लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। आपने सुना किरण रिजिजू को, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आज पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और उनको बताएंगे कि सरकार क्या प्रबंध कर रही है और उनको अपने राज्य में किस तरीके से इस व्यवस्था को लेकर के आने वाले दिनों में चलना है जब तक ये युद्ध जारी है। अब मैं आपसे कह रहा था, एक नेता कह रहे थे कि मैंने मिट्टी के चूल्हे लगा लिए हैं। कौन है वो नेता? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैंने तो आपसे पहले कहा था कंडे लकड़ी अंगीठी तैयार कर लो, आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, नहीं तो लाइन नहीं लगानी पड़ती। वो कह रहे हैं हमने ही अपने घर में 2 चूल्हे लगा लिए हैं मिट्टी के, क्योंकि गैस नहीं मिलेगी। जैसे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे लकड़ी अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। तो हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। जो डेली काम अपना करते थे, ठेले पे कोई चाट बेचता था, कोई कुछ और कारोबार करता था, कुछ मोमोज बेचते थे, मैगी बेचते थे, नूडल्स बनाते थे। अब बताइए गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको? तो एक एक करके सबको परेशानी आएगी। एक कचौड़ी एक समोसा, गैस का नहीं कोई भरोसा, लगा लिए मिट्टी के चूल्हे। अखिलेश क्या कहेंगे अखिलेश जी के लिए? घर देखा है आपने अखिलेश जी का? नहीं, मैंने तो बाहर से ही देखा है। अखिलेश जी ने बुलाया होता तो अंदर से भी देखते, लेकिन बहुत शानदार घर है। उसे कहा जाता है लखनऊ का व्हाइट हाउस है। ऐसा सुंदर शानदार घर है। गए भले ना हो, लेकिन ढेर सारी तस्वीरें आती हैं। तो उसमें चूल्हा लकड़ी उकड़ी नहीं, अगर चूल्हा लगाया अखिलेश जी, मैं निवेदन करूंगा। अच्छा नहीं, बाहर बहुत बढ़िया व्यवस्था है, खुले में भी। अंदर लगाएंगे तब तो चूंकि बहुत सफेद उनका व्हाइट हाउस है तो पूरा गंदा गंदा हो जाएगा। तो ये मत करिए अखिलेश जी, पहली बात। दूसरा, अखिलेश जी ने आपको सच्चाई बता दी है। हालांकि अभी एक मित्र हैं बिहार से, कह रहे हैं गुरु जी हमारी माता जी ने भी चूल्हा बना लिया है। देखिए अखिलेश जी का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी ने क्या कहा, 1, 2, 3 महीने बाद तो दिक्कत आएगी। अब आप इसी लाइन से समझ लीजिए,
आज उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जो लकड़ी कंडा और फिर पता नहीं वो डिम्पल जी उस पर खाना बनाएंगी या उसके लिए भी कुछ लोगों को लगाएंगे कि सफाई से लकड़ी कंडा आए, क्योंकि वो तो मिलेगी नहीं, वहां तो कंडा कंडी कुछ मिलेगा नहीं। अब सवाल ये है कि इस तरह की बातें अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री करे, इस तरह की बातें अगर देश के सबसे बड़े राज्य का जो नेता प्रतिपक्ष हो सकता था वहां, लेकिन वो तो संसद में चले आए, वो ऐसी बातें करे तो ये चिंता की बात है। ये कह सकते थे कि अरे भाई चिंता मत कीजिए, थोड़ा गैस बचाइए, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, आप इंडक्शन चूल्हा खरीद लीजिए, हमारी सरकार से बड़ी लड़ाई है और गैस की कहीं कहीं दिक्कत हो रही है तो थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि ये समस्या कोई नरेंद्र मोदी या भारत सरकार की नीतियों की नहीं है। ये कह सकते थे ना, लेकिन तब वो जिम्मेदार नेता हो जाते। और यकीन मानिए तो वो ऐसे हाँ हो जाते ना, मुश्किल हो जाती, जिम्मेदार नेता हो जाते। और इतनी मुश्किल की घड़ी में ऐसा काम करने वाले किसी व्यक्ति को जनता चुनती नहीं है। ये सब सत्ता के लिए ही तो आप लोग करते हैं ना। आपको याद हो कोविड के समय में कई बातें होती तो ध्यान में नहीं रहती, सबको लगता है कि शीश महल, यमुना, शराब घोटाला, लेकिन कोविड के समय में खूब काम किया था अरविंद जी ने। बस भर भर के यूपी वालों को भेज दिया था बॉर्डर पे, और आप सोचिए सिंगापुर पे टिप्पणी कर दी थी, हमारे रिश्ते खराब होने, क्या किया जनता ने, निकाल के बाहर फेंक दिया ना। किसी बुरे वक्त में विरोधी के भी घर के खिलाफ आप कह रहे हैं ना, तो फिर कोई पसंद नहीं करता समाज में, ये भी आप समझिए। मुझे कल किसी ने एक बात कही, बोले कि ऐसे एक बात बताओ, कोरोना का ही सर नाम लिया, कोरोना से लोगों में पैनिक फैल गया, कोरोना का नाम लिया, तो मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने कहा कोरोना था या ये संकट जो है लड़ाई का चल रहा है, आप किस पर भरोसा करोगे? देश में इस वक्त किसकी सरकार होती, आपको किस पे ज्यादा भरोसा होता? मोदी की सरकार चल रही होती तो आप ज्यादा भरोसा करते, कांग्रेस की सरकार चल रही होती तो आप ज्यादा भरोसा करते, मतलब आपको आश्वासन किस पर रहता, आश्वस्त किस पर होते कि अब ये है तो चलो संभाल लेंगे, ये ठीक ही कर लेंगे जो कर लेंगे? बिल्कुल, हमने कोविड के समय भी देखा सौरभ कि अपने लिए 140 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट किया, 150 देशों को हमने वैक्सीन भेजकर वैक्सीन मैत्री की डिप्लोमेसी की शुरुआत की। आपको तब के ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो का वो ट्वीट याद होगा जिसमें उन्होंने हनुमान जी कैसे संजीवनी पर्वत को लेकर के जा रहे थे, वो बकायदा फोटो लगा करके, और इससे समझ में आता है कि भारत की संस्कृति की चमक जो है वो कहां तक कैसे पहुंची हुई है। उन्होंने धन्यवाद दिया था। ऑस्ट्रेलिया से वो समोसे की बात से मुझे ध्यान आया कि ऑस्ट्रेलिया से धन्यवाद आया था। देखिए आपको रोक, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कोरोना कोई बोले ही ना, लोग कोरोना से ही डर रहे हैं बोलने से। मैं ये पूछ रहा हूं इस सरकार ने क्या ये दिखाया है करके कि इनको रिसोर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट आता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर 10 साल से हमने अपनी जो एनर्जी पॉलिसी है उसको डाइवर्सिफाई किया सौरभ, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उस पर हमने इतना फोकस किया है कि हमारे जो 2030 के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ट्रीटीज में हमने टारगेट्स लिए हुए थे वो हमने 5 साल पहले ही पूरे कर लिए हैं। तो चाहे आप सोलर अलायंस या सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात करें, बायोफ्यूल्स की बात करें तो वहां पर हमारा 20% तक हमने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम किया है, हाइड्रो पावर को, विंड पावर को से हम जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, सरप्लस में इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, और 44 मिलियन बैरल ऑयल एंड गैस की हम बचत कर रहे हैं उसकी वजह से एनुअल। तो ये एक समझने की बात है। 27 देशों से जहां तेल और गैस एलपीजी मंगवाते थे अब 41 देशों से मंगवा रहे हैं। अच्छा, ये भी हमारा जो प्रपोर्शन है ना, किससे सबसे ज्यादा मंगवाते हैं, तो खाड़ी देशों पर धीरे धीरे निर्भरता कम हुई है हमारी। ना आप ये आपने अच्छी बात कह दी, अब क्योंकि इस पर है मेरे पास बयान एक। कांग्रेस पार्टी से जयराम रमेश साहब ने एक बयान दिया, और ये बयान दे रहे हैं वो, मैं इसको झूठ नहीं कहूंगा, ये फैक्ट हो सकता है, लेकिन इसकी भी वजह हमको समझनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत की कच्चे तेल पर आयात की निर्भरता 84% से बढ़कर 90%, कि हम 6% ज्यादा इंपोर्ट करने लगे अपनी जरूरत का पिछले 10 साल में। और वो कह रहे हैं इन्हीं 10 सालों में एलपीजी आयात पर हमारी निर्भरता 46% से बढ़कर 62% हो गई। मैं इनके फैक्ट को सही मान लेता हूं, हमें वजह पर जाना पड़ेगा। 10 साल में देश के अंदर ऊर्जा जरूरतें घटी या बढ़ी? हमारे देश में तेल, पेट्रोल, डीजल की खपत कम हुई या बढ़ी? इकोनॉमी ग्रो हुई तो ये चीजें, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। गैस के सिलेंडर, पहले गैस के कनेक्शन कितने थे? 10 करोड़, 11 करोड़, 10 करोड़, आज 33 करोड़ हो गए। गैस का कनेक्शन 3 गुना बढ़ गया। गैस का कनेक्शन 3 गुना 10 साल में बढ़ गया। और आयात हमारा कितना बढ़ा? 46% से बढ़कर 62% पर। कितना हो गया सर? 16%। हाँ, इसमें 1,62,00,000 पीएनजी कनेक्शंस भी जोड़ लीजिए, वो भी इसमें शामिल कीजिए कि वो पूरी तरह से जहां कोई मुश्किल नहीं। तो क्या ये डेटा का मिसयूज है समीर जी? यही तो अफवाहें फैलाना होता है जी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देखिए, अब
जयराम रमेश को तो सरकार के काम में से कुछ कमी निकालना है और अपने तरीके से उसको ट्विस्ट देना है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही थी। 2014-15 में क्या था और 2024-25 में क्या हुआ। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लेकर जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं, और पेट्रोलियम उत्पाद हो या कच्चा तेल इंपोर्ट करने की बात हो या तमाम तरह की चीज़ें हो, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से स्थिति को सुधारने की कोशिश की और जिस तरीके से स्टॉक भी, अब पहले तो स्टॉक का अरेंजमेंट नहीं था, अब देश के अंदर स्टॉक भी बढ़ रहा है। जब स्टॉक बढ़ रहा होगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपोर्ट भी सरकार कर रही होगी चीज़ों को लेकर, और जब तमाम तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरह की गाड़ियाँ बिक रही है, तमाम तरीके से लोगों का वो बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें की खपत भी उस हिसाब से बढ़ रही होगी। एक बात कांग्रेस ने और कहा कि आज सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है पेट्रोल पर 13 से 3%, पेट्रोल पर 13 से 3 और डीजल पर 0 पेट्रोल पे 13 से 10। उन्होंने कहा वो जनता से उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं मिला है, ये तो राहत जो है ये तो उनको मिल रही है, पेट्रोल की कंपनियों को मिल रही है। सरकार तो घाटा झेल रही है ना। जो सरकार इससे पैसा कमा के जनता के हित में खर्च करती थी, सरकार ने बताया कि जब दुनिया के तमाम देश पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ा रहे हैं, उस समय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी, डीजल पे पूरे 13 के 13 रुपए खत्म कर दिए, पेट्रोल में 13 में से 10 रुपए खत्म कर दिए, सिर्फ 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाई है। सरकार के पास क्या विकल्प था? सरकार या तो जनता से पैसा वसूल करती इस संदर्भ में बढ़ा के, या एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देती। तो मुझे लगता है कि सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो अब राज्य सरकार को भी अगर लगता है कि राहत दे रहा है तो राज्य सरकार भी वेट कम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि जब इतना क्राइसिस दुनिया में लग रहा है, भारत सरकार ये बता रही है कि हम आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्राइस नहीं बढ़ेगी। और अगर स्टॉक नहीं हो रहा, सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करती है। इन दोनों बातों पर कांग्रेस की क्या कहेंगे? निर्भरता वो कह रहे हैं बाहर हमारी बढ़ गई है इंपोर्ट पे। नहीं, दोनों पक्ष हैं इसमें कोई मिसयूज नहीं है फिगर्स का। हम लोगों का एनर्जी यूज बढ़ा है, और वो डेवलपमेंट जब होता है, डेवलपिंग कंट्रीज है, हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो एनर्जी यूज बढ़ेगा। एनर्जी यूज बढ़ना डेवलपमेंट का संकेत है, सीधा सा, बिना उसके नहीं होगा। दोनों काम है। लेकिन जो जयराम रमेश कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंस बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितनी हमने एनर्जी की ज़रूरत बढ़ाई, कंजप्शन बढ़ाया, उतनी हमने प्रोडक्शन नहीं किया, या उसकी वजह से उसकी डिपेंडेंस बढ़ी। तो इसमें कोई मिसयूज नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। आप एक पक्ष देखेंगे तो लगेगा कि ये देश की प्रगति का काम है, देश की प्रगति तो हो ही रही है, लेकिन क्या जो प्रगति हो रही है उसके लिए जितनी जरूरत थी उसको हम उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, उसकी डिपेंडेंस हमने इंपोर्ट से किया। मैं कह रहा हूं एक जिम्मेदार आदमी को, जयराम जी हैं, उनको ये भी बताना चाहिए ना कि पेट्रोल और गैस आपके देश में कितना पैदा होता है। हाँ, वो तो है ही बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये मिसयूज नहीं है। वो इस बात को विपक्ष के नेता है तो वो तो ये काम वो थोड़ी करेंगे, ये काम तो पूरी साहब करेंगे कि भाई हमने ये किया, इस पर ये काम किया, लेकिन वो मिसयूज ऑफ द फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स ये है कि इतनी डिपेंडेंस हमारी बढ़ी है, और फैक्ट्स ये भी है कि प्रोडक्शन के जो यूज है हमारा एनर्जी का वो भी बढ़ा है। हम गैस ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ऑयल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पेट्रोल ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो क्या उस पर काम हुआ? उस पर भी काम हुआ, लेकिन उस रेशियो में नहीं हुआ। ये इसकी एक दुविधा है, और इसका कोई मतलब ये नहीं है कि नहीं सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने रिसोर्सेज भी बढ़ाए, सरकार ने जो अपना स्टॉक था उसको भी बढ़ाया है, गैस को लेकर भी बढ़ाया, लेकिन कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, और उससे ये हो रहा है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप आंखें बंद करके मत रहिए। सरकार ने जो कहा है, सरकार यदि कह रही है कि गैस पूरी है, ऑयल पूरा है, इसमें कोई शक भी नहीं है, तो उसको मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस मैनेजमेंट को देखना चाहिए। केवल ममता बनर्जी कह रहे हैं, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करिए ना। ममता जी पे कार्रवाई करें, अखिलेश यादव जी पे करिए, ममता जी पे करिए कि बताइए आप कहाँ पर हो रहे हैं। ममता जी ईडी की रेड में घुस जा रही हैं, ममता जी पे कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आप तो बेचारे जो वहां पर एक बैठा हुआ है गैस का सिलेंडर लेके इंतजार कर रहा है 4 घंटे से, उसको आप कह रहे हैं कि कालाबाजारी कर रहा है वो। सर ये आप थोड़ी गलत इल्जाम लगा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा, कल हमने तो वो आप मतलब कि आप होल्डिंग की बात कर रहे हैं। ये वहां लाइनें दिखा के ये पूछा कि अगर सरकार कह रही है कि स्टॉक है तो लाइन क्यों लगी है, हाँ। ये पूछा। हाँ, और ये और उदाहरण ये दिया। अफवाह तो नहीं है ना? क्या कौन कह रहा है? ये तो शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, लोगों की पैनिक की वजह से ये बात हो रही है सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो सुने ना, मैं क्लियर कर देता हूँ अब, क्योंकि ये आरोप नहीं मैं सुनूंगा सर, मतलब आरोप का जवाब जाना चाहिए। जो वहां लाइन में लगा है उस पर तोहमत नहीं है, जिसने एक के बदले 4 सिलेंडर घर में रखे हुए हैं उसको तोहमत है, उसकी वजह से इसको लाइन में लगना पड़ रहा है। तो इसको सिलेंडर नहीं मिल रहा, इस पर इनकी बात पे शक नहीं कोई कर रहा है। क्यों नहीं मिल रहा इस पे सवाल है, क्योंकि इनके हिस्से का सिलेंडर कोई और अपने घर लेके चला गया जी। तो अरे भाई, अगर देश में 55 लाख सिलेंडर बंटते थे तो देश के पास 1.5 करोड़ सिलेंडर नहीं है ना, ऐसे भी तो समझिए। 50 लाख सिलेंडर देश में बंटता है तो 1 करोड़ सिलेंडर नहीं रखा हुआ है, वो 50 का 60 होगा, 70 होगा, बस इतना ही। अगर कोई आदमी 4 घर में लेके बैठ जाएगा तो किसी के घर नहीं पहुंचेगा। 55 ये प्रॉब्लम है।
हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, ये मिसमैनेजमेंट है, इसको मिसमैनेजमेंट, ये कालाबाजारी है सर, गैर जिम्मेदाराना कालाबाजारी भी तो मिसमैनेजमेंट से होती है। अब आप सरकार पर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। मिसमैनेजमेंट क्या होता है? कालाबाजारी क्या होती है? मिसमैनेजमेंट ही तो होता है कालाबाजारी, चोरी होती है। चोरी के लिए सरकार कौन करेगा, इसको रोकेगा? सरकार कर रही है, तो बस फिर वही बात है। तो हम लोगों को कुछ ना कहें, नहीं लोग जो आदमी घर में रखा है 4 सिलेंडर लोग करें, लेकिन उस पर कार्रवाई सरकार करेगी। सर मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके घर में गाड़ियां 3 हैं और उसमें से 2 चलती नहीं, वो भी रात को लेके गया उसको पेट्रोल पंप पे, की बाकी वो करवा रहे हैं। ये क्या है फिर? नहीं, लेकिन जब पेट्रोल पूरा है तो सब गाड़ियां, जितनी गाड़ियां उनमें पेट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये क्या बात हुई आपकी? आप मैनेजमेंट के पार्ट को सरकार के साथ जोड़ रहे हैं। मैनेजमेंट और सरकार अलग अलग चीज है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। आप प्लीज समझिए कि हमारे संविधान ने अगर हमको कुछ राइट्स दिए हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान में दोनों है ना, अगर हमारे राइट्स है तो कर्तव्य भी है। चाहिए काम, उसके अलावा आप सारी क्या करेगा कि आप 55 सिलेंडर मत रखो? अच्छा चले, बस एक थोड़ा सा जोड़ दूं मैं, क्योंकि एक तो ये कि अगर सरकार 10 रुपया प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पर अपना खजाना छोड़ दे रही है, पहले जो वसूल रही थी छोड़ दे रही है, इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है कि इस क्राइसिस से वो निपट लेगी, समय से इसको प्रबंधन कर लेगी। वरना कोई भी सरकार जब दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही तो सीधे सीधे 10 रुपया अपना हिस्सा छोड़ के और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नहीं देती। दूसरा एक बड़ा रोचक आंकड़ा है और मैं इसीलिए कह रहा हूं जरा देश को समझना है, तो 2014-15 में भारत में प्रति जो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन था 748 किलोवाट आवर पर पर्सन था, और आज कितना है 1500 किलोवाट आवर पर पर्सन, दुगने से ज्यादा हो गया। लेकिन देश में क्या आपको कहीं ग्रिड फेल की कोई एक खबर सुनाई दी? और मैं फिर कह रहा हूं ये मुश्किल है, लेकिन एनर्जी के अलग अलग जो स्रोत हैं, सोलर हमारे पास बहुत अवेलेबल है, जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है हमारा सरप्लस है, 28 फरवरी को रिकॉर्ड हमारा हुआ। और जब हम ये सब कह रहे हैं तो लॉकडाउन वाली बात मत करिए, क्योंकि वो क्या था, वायरस फैल जाएगा इसलिए लगा था, इसलिए नहीं लगा था कि देश में कोई और संकट था। ट्रेन आपकी चल रही है, आपके सोलर वाले चल रहे हैं, आपकी दूसरी जरूरतें लगभग पूरी हो रही, और अभी तो पूरी हो रही, कल को कम भी होगा तो उसको प्रबंधित किया जा सकता है। लॉकडाउन जैसी कोई चीज असंभव है, होने नहीं वाली है, इसको ध्यान में रखिए। और बाकी जितनी जरूरत है बिल्कुल लीजिए, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि उसका हिस्सा मत बनिए जिससे लगे कि आपके बगल का वो कोई कह दे कि अबे तेल खत्म हो गया का, कहे चल दो सारा लेग चल दो, ये मत करिए। एक दो बातें जरा और थोड़ा और डीप इस पे जाते हैं इस संकट में। तो एक ये भी चल रहा है कि साहब हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बड़ा असर पड़ेगा, इसका तो पूरी दुनिया में ही पड़ेगा, हम पे भी आएगा भाई, क्योंकि ये बात अभी जैसे सिलेंडर गैस वाली ही बात है, तो कमर्शियल साइड पर तो फुल सप्लाई नहीं है, तो वहां तो किसी का नुकसान हो ही रहा है, वो भी इकोनॉमी का नुकसान है। तो जो शमिका रवि हैं, ये हैं प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर है, सदस्य हैं उसकी, और इन्होंने ये कहा कि हमारे देश के हालात जो हैं इकोनॉमी के वो ठीक हैं। प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो हम पर ऐसा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एलपीजी वगैरह की भी बात की है। उन्होंने कहा ऐसा संकट हम 4 साल से देख रहे हैं, यूक्रेन की वॉर का 5 साल हो गए, तो उससे भी एक संकट ऐसा आया था, उससे भी हम लोग उबर गए, तो इससे भी इस क्राइसिस से भी उबर जाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा वो दे रही हैं। सुन लेते हैं उनकी बात। You will remain the fastest growing economy in the world despite all global upheavals. Of course, we are all watching carefully how things are unfolding in West Asia. But also because India today structurally is a very different country. We have a very large segment, almost 90% of urban markets where people use LPG. In rural market also that number is close to 60%. I think there is sufficient planning. So there is no reason for any kind of panic because we have had expectations. Ukraine war has been going on now for more than 4 years. So I think India's growth, we have unfortunately in the last 10 years been subjected to all kinds of global shocks. But despite that, I think we are managing fairly well. Our growth is not just high, but more importantly stable. Right, with inflation which has remained within the threshold of what the RBI sets for inflation targeting.
तो ये वो कह रही थी कि हमारे सब पैरामीटर्स वगैरह सब कंट्रोल में है, महंगाई कंट्रोल में है। ये इस वक्त एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारा महंगाई का बेस ऑलरेडी बहुत ऊपर होता तो इस सारे संकट का मूल तो महंगाई पर ही बढ़ना होता है, उसी पर चोट पहुंचती है। तो उस पर हमारा बेस लो है, आगे कुछ होगा भी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उम्मीद करें हम। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर जो एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने भारत का GDP फोरकास्ट जो है फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, फाइनेंशियल ईयर FY27 मतलब ये अब ये करंट साल ये चल रहा है, जो अप्रैल में जो खत्म हुआ, इसका फोरकास्ट बढ़ा दिया है 7.1 से 1 कर दिया है, 7.1%, और अगले साल का और बढ़ा दिया है, उसको 7.2% कर दिया है। तो ये है मैं हालांकि इस पर भी कांग्रेस का एक वो देख रहा था, शायद एक दूसरी एजेंसी ने फोरकास्ट कम किया है। हाँ, एक एजेंसी ने कम भी किया, मूडीज ने, किसी ने जो है उसने, एक एजेंसी ने फोरकास्ट कम किया है कि GDP ग्रोथ पहले से कम होगी, और जो अनुमान था ये जो है इसको बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि आप तो पहले ही 1.5% बढ़ा के बताती है, ये सरकार ऑलरेडी 1.5% बढ़ा के बता रही है। उनकी माने तो देश तो 5% पे ग्रो कर रहा है अभी फिलहाल, कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है। ठीक है, उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये एजेंसियां जो हैं डेटा को मानती भी हैं, भारत सरकार जो जारी करती है, और उसका जो है फोरकास्ट ये बढ़ा भी दिए। जी प्रोफेसर साहब, ट्रंप ने जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे, और विशेषकर जब वो अतिरिक्त 25% के प्यूनिटिव टैरिफ लगे थे और प्रेशर आया था ऑयल एंड गैस लेना बंद करो रशिया से, हमने नहीं बंद किया, और तब उस एक क्वाड्रेंट की हमारी जो ग्रोथ थी वो 7% रिकॉर्ड हुई थी, 7.1%, और उसके अगले क्वाड्रेंट की ग्रोथ 8% पार कर गई थी। और ये तमाम उन महीनों में हुआ जब हमारे ऊपर 50% के टैरिफ ट्रंप ने लगा रखे थे। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारी आज की इकोनॉमिक पॉलिसी है, इंक्लूडिंग इसमें अगर मैं एनर्जी पॉलिसी भी डाल दूं, तो बहुत प्रेगमेटिक है, डायनामिक है। महंगाई पे क्या असर पड़ेगा ये संकट चला तो? महंगाई पर चूंकि अभी हमारे यहाँ सब चीजें कंट्रोल्ड हैं, लेकिन अगर सप्लाई चेन्स डिसरप्ट होती हैं सौरभ, जो कि हमें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तब निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। लेकिन और डायरेक्ट पूछ लेता हूं, तेल और गैस के दाम सरकार नहीं बढ़ा रही, जहां तक मुमकिन है वो एब्जॉर्ब, जहां तक कर सकती है एब्जॉर्ब करेगी। बिल्कुल। तो हम ये मान लेते हैं, चलिए अभी 115 पे एवरेज मान लीजिए, 110 पर डॉलर है, 150 भी हो जाए, सरकार एब्जॉर्ब करती जा रही है, 1 महीना 2 महीना। उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट करती है महंगाई में? निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक तेल और गैस की बात नहीं है ना, आप देखिए कि जो दूसरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और यदि सप्लाई चेन आपकी बाधित होती है, तो आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ तेल, गैस और LPG नहीं आ रहा है ना, दूसरे भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो यदि इस प्रकार का कोई व्यापार विनिमय जो है वो बाधित होता है तो असर पड़ता है, लेकिन मैं फिर कहूंगी हमारे देश पर वो असर नहीं पड़ेगा। कल आधिकारिक तौर पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खोल दिया है, तो वहां क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस प्रकार का युद्ध हो रहा है, वहां पर वो नहीं है ना, वो तो वहां डर के शिप्स हमारे चल रही, शिप्स का मूवमेंट नहीं निकल रही, शिप्स हमारे अभी तक तो 4 आ गए हैं, बाकी के भी आ ही रहे हैं, ट्रेवल तो कर ही पा रहे हैं। 60 टैंकर निकलते हैं वहां से, अब 4 निकल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ये निकल रहे थे सौरभ, ये निकल रहे थे। तो मेरी बात तो सुनिए, हाँ। कल ट्रंप ने भी इस बात पे बोला, ट्रंप ने यही बोला कि वहां प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दें तो 99% सिक्योरिटी से भी काम नहीं चलेगा, वहां 100% सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर एक ड्रोन भी लग गया आके तो पूरा बंद हो जाएगा सब। नहीं, वहां हुतीज का भी इशू है ना सौरभ, और यहाँ ये ट्रंप ने गलती की कि पहले रेड सी में हुतीज को कंट्रोल करना चाहिए। वो तो मैम रेड सी तो पहुंचे ही नहीं है, तो ये इसी की बात हो रही है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, विजय जी कह रहे थे कि अगर जरूरत कोई भरवा रहा है तो क्यों नहीं होना चाहिए मिसमैनेजमेंट। अभी देखिए, अब अपने इसी पे कहानी कुर्सी की पे किसी ने पोस्ट किया है कि इंदौर में सामान्य दिन में 10 लाख लीटर पेट्रोल खपत होती थी, 15 लाख डीजल। 24 मार्च को 24 लाख पेट्रोल और 32 लाख लीटर डीजल। 25 मार्च को 29 लाख लीटर पेट्रोल और 33 लाख लीटर डीजल। 26 मार्च को 19 लाख और ये 26 लाख। तो अगर एक तरह से कहें तो ये जो अफवाह का तंत्र काम कर, क्योंकि इन सारे लोगों को उसी दिन तो मुंबई चले नहीं जाना था कार से, मतलब ये भी समझिए आप, सारे लोगों को सही बात मुंबई तो नहीं चले जाना। एक क्विक कमेंट सर, मैं छोटा सा पेट्रोल पर दे दूं, मुझे अभी याद आई बात, वो इससे अलग है कि पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ी, सरकार ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एक्साइज ड्यूटी कर दी, उसके पहले भी नहीं बढ़ी थी पेट्रोल की प्राइसेस, लेकिन ये फैसला सरकार को क्यों करना पड़ा कि जो एयरलाइंस हैं उनको 450 रुपये एयर चार्ज सरचार्ज बढ़ा दिया। दूसरी बात, जो लिमिट थी टिकट रेट्स की वो उनको
लिमिट को खत्म कर दिया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब कोई क्राइसिस ही ना। एविएशन फ्यूल इतना महंगा नहीं हुआ जिसके लिए आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो बड़ी खबर ट्रंप ने दी है मिडिल ईस्ट की इस जंग के बीच ईरान और इजराइल एक दूसरे के ठिकानों पर अभी भी हमले कर रहे हैं और ट्रंप अपनी डेडलाइन बदलते जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को अब 5 दिनों की पीछे मोहलत दी थी जो आज खत्म हो रही है और अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फोर्सेस अगले 10 दिनों तक भी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगी। अमेरिका अब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 6 अप्रैल तक कोई वार नहीं करेगा। मतलब ये 15 दिन का वक्त हो गया, 5 दिन जो आज खत्म हुए, अगले 10 दिन और। ये इसका मतलब सीज फायर नहीं है, गोला बम अभी भी चल रहा है, केवल उसके पावर इंस्टॉलेशंस के ऊपर, ऊर्जा संयंत्रों के ऊपर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने आज एक पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर और उन्होंने लिखा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। खबर तो यह भी है कि अमेरिका अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। तो एक तरफ ये कंडीशनल सीज फायर, दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। और लोग कह रहे हैं कि शायद इसीलिए टाइम बाय करने के लिए ट्रंप अब ये डेडलाइन और आगे बढ़ा रहे हैं, ईरान को झांसा देने के लिए। ट्रंप ने कुछ और दावे भी किए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से वाकई मेरी बात हो रही है, कुछ लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे और ईरान ने पहले हमको, उन्होंने कहा था, आपको याद है हमने आपको बयान सुनाया था परसों, उन्होंने कहा कि उसने हमको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, बताया नहीं था क्या। कल बताया ट्रंप ने कि वो तोहफा जो है वो 8 टैंकर तेल है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा। पहले उन्होंने कहा कि ये 8 टैंकर थे और जैसे वो बात करते हैं एनिमेटेडली, उन्होंने कहा मुझे इन लोगों ने बताया कि वो आपको 8 टैंकर तेल गिफ्ट कर रहा है। मैंने कहा देखते हैं। फिर उन्होंने कहा मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी अगले दिन कि 8 टैंकर जो हैं जिन पर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ है, वो 8 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए। तो मुझे लगा हाँ ये लोग, मेरे लोग ठीक कह रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं ईरान वाले, उन्होंने कुछ कह दिया था तो उसके बदले में वो 2 और टैंकर देंगे आपको। तो अब 10 टैंकर तेल हमको मिल रहा है। तो मैंने खबर सुनी तो मुझे लगा पाकिस्तान को केवल झंडा ही मिला, टैंकर पे झंडा, पाकिस्तान का तेल जाएगा अमेरिका। तो लेकिन ट्रंप ने ये बात कही सबूत के तौर पर कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूं, मैं ईरान से बात कर रहा हूं। अब ये टैंकर वहां से निकले और ये वाकई अगर अमेरिका जाते हैं तो मान लिया जाएगा कि ट्रंप ठीक कह रहे थे। आप सुनिए। Very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want to say. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right? I hope I haven't screwed up your negotiations, but... तो कह रहे हैं कि हमको 10 टैंकर तेल दिया, अब क्यों देगा ईरान इनको तेल, कह रहे नहीं। फिर उसके बाद जो आदमी इन्होंने बातचीत के लिए भेजा हुआ है, अपना दोस्त विटकॉफ, गोल्फ पार्टनर है इनका, वो और इनका दामाद, तो स्टीव विटकॉफ से ने बातचीत की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, आपका ऑफर हमने ईरान को पहुंचा दिया है और हमने उनको इस बार ये कह दिया है कि अब की बार कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक मत कर देना कि अमेरिका तुम पर हमला नहीं करेगा जैसा तुम सोचते थे। सुनिए। Is looking for an off-ramp following your powerful threat on Saturday. Your indications that you are willing to listen to peace proposals have been well received. You have instructed us that your preference is always peace and that we should make that our priority. We have delivered that message, sir, along with the 15 points for peace. Finally, we have told Iran one last thing. Don't miscalculate again.
इन्होंने कहा ईरान ऑफ रैंप ढूंढ रहा है। ऑफ रैंप मतलब जंग के बीच निकलने का कोई जरिया मुझे मिल जाए, जैसे मेरी भी नाक बच जाए, तुम्हारा भी काम हो जाए और जंग खत्म हो जाए। उन्होंने कहा ईरान ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है। लेकिन समीर जी, एक आदमी नहीं मिला ईरान में पूरे में जो ये कहता हो कि हम बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और वुडकॉफ जो कह रहे हैं कि ईरान रास्ता ढूंढ रहा है, मुझे लगता है अमेरिका रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे जंग से निकला जाए। और ट्रंप के लगातार जो बयान आ रहे थे वो उसी तरह बता रहे थे। लेकिन क्या इजराइल अमेरिका को इस जंग से निकलने देगा? अमेरिका ने जरूर कह दिया है कि भाई अभी हम 10 दिन की और मोहलत देते, हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल तो लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने तो कहा है कि भाई ईरान को भी हम छोड़ने नहीं वाले और हम इस बातचीत में शामिल नहीं, हम हमला करेंगे। तो ट्रंप बातचीत किससे कर रहे हैं? ट्रंप, ईरान के विदेश मंत्री ने बोल दिया, ईरान के तमाम लोगों ने कह दिया कि भाई अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अब ट्रंप साहब किससे बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान? उन्होंने प्रमाण दे दिया कि मुझे तेल भी दिया उसने गिफ्ट में। नहीं, तेल दे दिया होगा, ठीक है, तेल किस माध्यम से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन बातचीत का मुझे लगता है कि किसी भी तरह का नहीं। जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में बैठकर बातचीत होगी, उसकी भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ईरान जिस तरीके से 10 लाख सैनिक अपने सेना में शामिल कर रहा है, युवाओं को भर्ती कर रहा है और अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है ग्राउंड लेवल पर, ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब तो कह रहे हैं बातचीत भी कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि ये कोई सीरियस बात हो रही है और अभी मुझे नहीं लगता युद्धबंदी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इजराइल इसके लिए कतई तैयार नहीं होगा और अमेरिका को बातचीत भी नहीं। ये पाकिस्तान वाली जो बात कही, मेरे पास पाकिस्तान से बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, इशाक डार, इन्होंने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और इन्होंने लिखा कि मैं एक अननेसेसरी स्पेकुलेशन देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान कोई फैसिलिटेट कर रहा है टॉक्स को। तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो ऑफर या जो मैसेज दिया गया ईरान को कन्वे करने के लिए, हमने वो कर दिया, इतना उन्होंने कहा। और इसके अलावा कहां मिलेंगे, क्या बात होगी, उन्होंने कहा ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन है। तो इनके विदेश मंत्रालय से ये सवाल हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा 15 पॉइंट हमने भी आपको दिखाए थे कि 15 पॉइंट है सीज फायर के लिए जो ट्रंप ने दिए हैं ईरान के लोगों को बात करने के लिए। वो बात कंफर्म कर दी कल ट्रंप ने कि हाँ, मैंने वो 15 पॉइंट भिजवाए थे, तो वो 15 पॉइंट तो कंफर्म है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि ट्रंप ने कहा है कि आपने वो 15 पॉइंट भेजे हैं ईरान को, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? उनको कंफर्म, जब ट्रंप कंफर्म कर चुके। आप सुनिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का जवाब। First of all, you see, 15 points were given, 5 points were delivered. In diplomatic exchanges, points are delivered, notes are shared, and notes are exchanged. So I think, irrespective of whether the tweet stayed or was deleted, the fact remains that Pakistan is offering its good offices for these talks, and we have used, and these are good offices have been used by relevant parties. If you recall, our Prime Minister had very categorically stated about hosting and facilitating. सही, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ, वो तो पॉइंट्स हमने भेजे थे और ईरान ने 5 जवाब भेज दिए। जो ईरान का जवाब था वो था गेट लॉस्ट, यही था वो जवाब कि वो उन 5 जवाबों का मतलब ये था कि तुम्हारी कोई शर्त नहीं मान रहा है और हमारी शर्तें ये तुम मान लो। वो दोनों ही नहीं मान सकते एक दूसरे की शर्तें। अब फिर ये इन्होंने कहा कि वी हैव ऑफर्ड आवर गुड ऑफिसेज टू होस्ट एनी टॉक्स। अब इस पर एक पाकिस्तानी की बात सुन लीजिए। ये ईरान में भी काफ़ी लोगों से बात करते हैं, मैंने इनको देखा है, तो इनके पास कोई खबर रही होगी, तो ये क्या कह रहे हैं? हर तरफ पाकिस्तान है, पर कोई पाकिस्तान पहुंचा तो नहीं, ना कोई अमेरिकी ना ईरानी, तो मुज़ाकरात कहाँ होंगे? जब तक कोई आएगा नहीं तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? देखिए, पहले तो जहाज का टिकट लेना पड़ता है या जहाज बुक करवाना पड़ता है, इन लोगों के तो अपने जहाज हैं। पहले कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ता है। ये बड़े बड़े ममालिक की बात है। एटलीस्ट तीन मेन प्लेयर इसमें इन्वॉल्व हैं। ईरान का आना, अमेरिका के हुक्काम का आना, पाकिस्तान तो तैयार बैठा है मेहमान नवाजी के लिए। तो ये सवाल के अभी तक वो पहुंचे नहीं है। वहां मेहमान तैयार होके बैठा है, वो मेजबान और मेहमान आ नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि बात कैसे बनेगी? कोई मुद्दा ही चुस्त, गवाह चुस्त। हाँ, लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि फिजिकल मीटिंग की कोई भी तैयारी नहीं है आमने सामने बैठ के, लेकिन इनके पॉइंट्स एक्सचेंज हुए हैं और उसके बाद ट्रंप ने वो 10 दिन बढ़ा दिया आज। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूँ, पहले भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट मुझे नहीं लग रहा। जब भी इस तरह जंग चल रही होती है, ट्रैक 2 लेवल पर बातचीत चल रही होती है, और वो किसके रेफरेंस से चल रही है, कौन मीडिएट कर रहा है, ये अलग अलग बात है। कल एमजे अकबर साहब ने जो बात की वही तो इशाक डार कह रहे हैं, पोस्टमैन की। तो वो पोस्टमैन में इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बिना पोस्टमैन की चिट्ठी नहीं पहुंचती, मैसेज नहीं पहुंचता, तो वो मैसेज कम्युनिकेट करने की, और उनकी भूमिका इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती।
वो किसको क्या समझा सकते हैं। तो एक पोस्टमैन के तौर पर फैसिलिटेट करने की बात जो उनका स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं वो भी वही बात है, और मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि बातचीत नहीं चल रही होगी। और ईरान ने कह दिया गेट लॉस, ऐसा भी नहीं है। गेट लॉस कहना, जैसे कल शायद आप किसी बात पर कर रहे थे, किसी प्रवक्ता के मंत्री जी बात कर रहे थे, शायद ईरान के अरागची जब बात कर रहे थे कि गेट लॉस, तो मैंने कहा वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। बातचीत होती है, पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग चलती रहती है और दोनों लोग पहुंच रहे हैं। और अभी हमको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो टेबल पर नहीं आए। टेबल पर आने से पहले की जो एक्सरसाइज होती है वो होती है। आपको मैं याद दिलाऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और अमेरिका के बीच में कुछ मसले चल रहे थे, तो हमारे एक बड़े पत्रकार थे जो अब नहीं रहे हैं, हमारे मित्र भी होते थे, वो उसमें मीडिएट कर रहे थे, बैक चैनल जिसको कहते हैं, बैक चैनल के तौर पे। तो इसलिए बैक चैनल हमेशा ही चलते हैं डिप्लोमेसी में, और उसके बिना तो फिर तो आग ही लग जाएगी। अब ये जो 10 दिन और बढ़ा दिया कि हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? टाइम बाय कर रहे हैं? अब जैसे समीर जी ने बताया, वो खबरें भी हैं कि वो 10,000 सैनिक भेजने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, वो भी हो सकता है। बहुत एक बड़ा बिंदु समझने की जरूरत है कि जिस दमखम के साथ अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, यहाँ ट्रंप ने कुछ मिस कैलकुलेशंस की, और जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, तो अब ट्रंप अपने लिए टाइम बाय करते हुए ये समय ले रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये इसके जो अलग अलग सिनेरियोज अब बनते हुए दिखेंगे। ईरान अगर टॉक पर आ जाता, डिप्लोमेटिक टेबल पर आ जाता, तो ये सीधी सीधी ईरान की जीत और अमेरिका की हार मानी जाएगी। एक हेजेमोनिक पावर जिसने एक छोटे देश पर हमला किया और अब वार्ता के माध्यम से युद्ध को अंत की ओर ले जा रहा है, ये समझने की बात है। ईरान ने अपने 5 महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि यूएस आसपास के सारे खाड़ी देशों से अपनी जितनी भी बेसेस हैं उसकी मिलिट्री वो लेकर के पश्चिम एशिया से बाहर हो जाएगा। तो इस एक ये पहली शर्त है। इसके अलावा वो प्रॉक्सीज के साथ में ईरान क्या करता है, इस अमेरिका को कोई मतलब बिल्कुल ये मानी ही नहीं जाएगी ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल रखेगा ईरान। होती है ये सीरियसली लेने के लिए नहीं होते पॉइंट्स, जो 15 पॉइंट्स उन्होंने भेजे, जो 5 पॉइंट हमने बात ये तो कोई भी नहीं मानेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होना। पर बात ये है इसको आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, मुझे लग रहा है पावर स्टेटस में और स्ट्रेचर में फर्क है, और ये अगर एक को हरा के दूसरा जीतता तो बात अलग मानी ऐसा है कि आप ये तो ईरान ने साबित कर दिया। अगर वो अमेरिका और इजराइल के सामने 1 महीने खड़ा है, तो ये तो साबित कर दिया भाई यार ये कोई वॉकओवर नहीं था। वॉकओवर मैसेज मिल रहा है, आप ये तो देखिए। मैं आपकी बात को रिवर्स क्यों ना मानूं, इस सुपर पावर को क्यों टॉक्स ऑफर करनी पड़ रही है? मैं यही बात तो मैं कह रही हूं कि एक सुपर पावर को, हेजेमोनिक पावर को टॉक ऑफर करने का मतलब यह है कि ट्रंप इस युद्ध में हारते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने उसको उल्टा समझा था। नहीं मैं ये कह रही हूं, और दूसरे देशों तक ये एक संदेश अलग तरह से जाएगा। देखिए, वैसे तो मतलब अलग अलग लेवल पे बड़ी बड़ी बात चल रही होगी, लेकिन छोटा काम कर दें तो ये बात ठीक हो सकती है। वैसे भी साल 2 साल 3 साल से ज़्यादा न ईरान रुकेगा लड़ने से, न इजराइल रुकेगा, तो इतने दिन का क्या हुआ? तो 365 से जोड़ लें, गुणा 10 कर दें और उसको गुणा 3 कर दें, इतना टैंकर ट्रंप जी के यहाँ भिजवा दें, शांति हो जाएगी। मतलब सीधा है ना, आसान रास्ता है। अच्छा, उस आदमी को और कुछ समझ में नहीं आता, बिजनेस समझ में आता है, तो एक तरीका है, इतना टैंकर, और इतना कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, लगभग 10,000 टैंकर पड़ेंगे, तो 10-12 हज़ार टैंकर एक साथ भिजवा दें, काम खत्म हो जाएगा। ईरान की भी ऑयल मशीनरी शुरू हो जाएगी, उसका भी बिजनेस शुरू हो जाएगा, गल्फ कंट्रीज भी खुश हो जाएंगी, फिर से अबू धाबी दुबई चमकने लगेगा, तो ये काम हो सकता है, तो दुनिया का संकट भी दूर हो सकता है। क्योंकि देखिए और कुछ नहीं है ये। लेकिन एक चीज से मैं थोड़ा असहमत होता हूँ, बार बार असहमत होना पड़ता है। आप लोग ऐसे कहते हैं जैसे अमेरिका का बड़ा नुकसान हो गया। अमेरिका कौन सा नुकसान हुआ भाई? ये जरा इसको बताइए। नुकसान सिर्फ और सिर्फ ईरान का हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ईरान की ऐसी ज्योग्राफिक लोकेशन है, ईरान ऐसी स्थिति में है कि उस पर ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता, इसलिए आपको लग रहा है कि ईरान लड़ रहा है। ईरान फटे हाल है, ईरान चिथड़े हो चुका है। छवि का नुकसान जरूर हुआ ना, जो लग रहा था कि अमेरिका नहीं, वो तो जाहिर है। आप किसी भी देखिए, अमेरिका की छवि का नुकसान वियतनाम में नहीं हुआ था, अमेरिका की छवि का नुकसान अफगानिस्तान में नहीं हुआ, हर जगह होता है। सर, छवि से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तेल का रूट बंद हुआ, इसको खुलवा नहीं पा रहा है, यही मसला है। लेकिन वो जब एक बार वेपनाइज हो गया तो उसका रास्ता निकलेगा ना, जब इस बार होगा तो उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं। इकोनॉमिकली भी यूएस बहुत एग्जॉस्ट हुआ है, क्योंकि ईरान तो छोटे ड्रोन और मिसाइल से लड़ रहा है। वो 90,000 बिलियन डॉलर वाले। अच्छा, मैं आपको आगे आपको मैं दिखाता हूं ये जो तेल वाली बात है, इस पर ट्रंप ने बिना बातचीत के खत्म नहीं हो सकता। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कभी रोकेंगे तब भी बात तो करेंगे। अब ये जो तेल का हॉर्मुज स्ट्रेट वाला, इस पर ट्रंप से सवाल हुआ कि भाई क्यों नहीं खुलता ये, तो उन्होंने कहा कि जो मैं आपको पहले बता रहा था कि हमें यहाँ 100% एक्यूरेसी चाहिए अपने एंटी मतलब एयर डिफेंस की। एक भी रॉकेट, एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन निकलना नहीं चाहिए। हमें 100 के 100 बचाने हैं, उसको 100 में 1 मारना है, और ये दिक्कत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की।
The problem with the Straits is this. Let's say we do a great job. We say we got 99%. 1% is unacceptable because 1% is a missile going into the hull of a ship that cost $1 billion, right? So 1% is we can't. If we do a 99% decimation, that's no good. Like, oh, I want to make a deal. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. कह रहे हैं वो बेग कर रहा है डील के लिए, तो कर ले साहब, डील कर ले। अच्छा, अब ये बात हुई कि ग्राउंड इन्वेजन करें। कल से एक खबर बहुत सोशल मीडिया पर चल रही है और वो एक ऐसी एक्चुअली मीडिया हाउस ने खबर दी है जिससे ट्रंप बात करते हैं, मतलब उसको इंटरव्यू भी देते हैं। तो उसने ये सोर्सेज से अपने खबर दी कि ट्रंप कोई फाइनल असॉल्ट प्लान कर रहे हैं और शायद उसी के लिए ये सब टाइम बाय किया जा रहा है। मतलब ये जो जंग रुकने की बात है ये अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अब वो फाइनल असॉल्ट पे क्या होगा? फाइनल असॉल्ट में कहा जा रहा है कि ये जो खर्ग आइलैंड है उनका, इस पर वो कब्जा करेंगे और इसके अलावा 2 और द्वीप जो हैं आसपास के, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। ये ट्रंप का प्लान है ताकि जहां ईरान को दर्द हो, ईरान ने क्या किया कि वो उस पॉइंट को चोक कर दिया जहां पूरी दुनिया को दर्द हो रहा है। वहां ईरान का 90% तेल जहां से जाता है खर्ग आइलैंड, ट्रंप सोच रहे हैं कि इसको कब्जे में ले लो तो अभी इसको दर्द होगा। फिर क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि जितनी शिप्स निकल रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान की अपनी, वो चीन को तेल बेच रहा है खुले में, वो सारी शिप्स जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर जाती हैं, उन शिप्स को रोको, ईरान को तेल मत बेचने दो किसी भी सूरत, तो उसको प्रॉब्लम होगी। ये उनका फाइनल असॉल्ट का प्लान है, प्लस ग्राउंड ट्रूप्स का। अब इस पर एक अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो अपनी राय बता रहे हैं सारे विषयों पर। पाकिस्तान का मीडिएटर के तौर पर रोल क्या हो सकता है, भारत का रोल क्या हो सकता है, ग्राउंड इन्वेजन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये जो बातचीत कही जा रही है, जिन लोगों के द्वारा बातचीत हो रही है, क्या ईरान इनको मुंह लगाएगा, ये सारी बातों पर उनकी बात सुनिए। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का बातचीत के लिए ऑफर करना ऐसा है कि किसी के घर में आग लगी हुई है और वो कहे कि एक कमरा है मेरे पास, यहाँ बैठ के बात कर लो आप लोग, तो ये ऐसा ही है। आगे उन्होंने कहा कि ये स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो बातचीत में हर जगह भेजते हैं ट्रंप, उन्होंने कहा ये आप दुनिया को तो छोड़िए, अमेरिका के अंदर लोग इनको इजरायली एजेंट मानते हैं, ईरान इनसे बात कर ही नहीं सकता। तो जो स्टीव विटकॉफ ने कहा ना कि हमने आपका ऑफर पहुंचा दिया, बोले सवाल ही नहीं उठता कि इन लोगों से ईरान बात करेगा। यही तो बात कर रहे थे जब बीच में ईरान पे हमला जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया था। और प्लस हो रही थी जी, और उनकी बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है इनकी कि ग्राउंड से तो आप ईरान को खरोच भी नहीं पहुंचा सकते, वहां तो आप खुद ही मरोगे, इसका और कोई सूरत है ही नहीं कि आप जमीन पर सैनिक उतारकर ईरान से कुछ हासिल कर लें। बोलिए त्रिपाठी। नहीं, देखिए इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक बात मैं कह दूं, चूंकि ये हम लगातार कह ही रहे हैं, लेकिन फिर भी और थोड़ा स्पष्टता हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि नमक स्वादानुसार, तो वैसे ही दुनिया में पाकिस्तान औकातानुसार है, उससे ज्यादा उसको लेना नहीं चाहिए। हम लोग कई बार उसकी बातचीत जो कर रहे हैं, और कोई भी बड़ा देश ऐसे मीडिएट नहीं करता है भाई। कोई अपना आदमी होता है तो उसको लगा देते कि अच्छा जाओ, इधर से चिट्ठी लेके आओ तो उधर डांट खाया, उधर से चिट्ठी लेके आए उधर डांट खाया, उनकी हैसियत यही है। लेकिन जो अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करने से डर रहा है, देखिए वो तो सच्चाई है। अमेरिका का जो पूरा एक कहे कि सर्वशक्तिमान होने का भ्रम है वो टूट जाएगा। खार्ग आइलैंड पे कब्जा करना और खार्ग आइलैंड को नुकसान पहुंचाना दो अलग अलग चीजें हैं। तो नुकसान वो पहुंचा सकते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी कारपेट बॉम्बिंग वो सोच रहे हो या कोई ऐसा तरीका वो सोच रहे हो कि खार्ग आइलैंड जो सबसे बड़ा उनका एक्सपोर्ट करने का वो स्थान है, उसको वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दें, लेकिन उस पर कब्जा कर पाएंगे ये थोड़ा असंभव सा दिखता है। और दूसरी एक बात है जो अभी खतरे ज्यादा दिख रहे हैं कि एक तरफ तो लगता है कुछ कुछ बातचीत हो रही, दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है, वो भी प्रेशर बढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि जहां जहां होटल में रुकोगे, अमेरिकी लोग जहां जहां रुकेंगे वहां वहां अब हम मिसाइल मारेंगे। अब अगर ये शुरू हो गया तो फिर आप सोचिए जरा, गल्फ कंट्रीज जो चमकता हुआ पूरा गल्फ का दिखता है स्काईलाइन, वो कैसे गड़बड़ दिखेगी। तो मुझे लगता है कि उस तरफ युद्ध जा रहा है। और बाकी मुझे सब में यही लगता है कि जिस दिन कमीशन खोरी का मामला दुरुस्त हो जाएगा कि भाई कितना हिस्सा तुम्हारा कितना हमारा, उसी दिन ट्रंप ने ये भी कहा, उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या आप जो है ईरान का तेल कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, वेनेजुएला देखिए कितना सुंदर मॉडल बन गया है, लड़ाई उसी के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो ये उन्होंने कहा। गल्फ की जहां तक बात है, एक्चुअली ये शायद इस जंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गल्फ के देशों का, बाकी देशों का क्या होगा जिन पर ईरान हमले कर रहा है। ट्रंप से यह सवाल हुआ, उस पर एक अपडेट मैं आपको दे दूं जो खबरों में छप रहा है कि एक तो ये सारी गल्फ कंट्रीज ये कह रही हैं कि साहब अब आप इसको खत्म करिए, ईरान को बीच में छोड़ के मत जाना, जैसे अमेरिका की आदत है। फिर ये कल खबर आई थी, ईरान ने ये कहा था कि अगर हम पर हमला किया जमीन से तो हम बहरीन और यूएई पर कब्जा कर लेंगे। आज खबर जो वेस्टर्न अखबारों में छपी है वो ये है कि यूएई इसने
ये ऑफर किया है एक प्लान कि एक नेवी जो है सब तमाम देशों की एक जॉइंट नेवी बनाई जाए और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाए, जिसमें वो खुद अपने रिसोर्सेज ऑफर कर रहा है और उसको बहरीन का साथ मिला है इस प्लान में। क्या इसमें बाकी लोग और देश जो हैं वो शामिल होंगे? ट्रंप से पूछा गया कि गल्फ कंट्रीज का क्या होगा अगर आप यहां से चले गए और ईरान में ताकत बची तो उनका जवाब तो ये होना चाहिए था कि ना हम सब कुछ सॉर्ट करके ही जाएंगे। उन्होंने कहा अगर हम चले भी गए तो भी हम इनकी रक्षा करेंगे। देर कितनी लगती है? 2000 पर घंटे की स्पीड पर हवाई जहाज उड़ता है। यही जवाब है उनका, हम यहां से उड़ के आ जाएंगे। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं ऐसे ही बीच में छोड़ के। सुनिए आप। If we don't stay, we're going to be protecting them. We know, they've been very good. Hey, I'm the opposite of desperate. I don't care. I want to know. In fact, we have other targets we want to hit before we leave. We're hitting them on a daily basis. No, I don't talk about you. I can't talk about specifics. वो कह रहे हैं मैं डेस्परेट नहीं हूं, जैसा कुछ लोगों ने कहा। ईरान ने कहा नहीं डेस्परेट हो रहा है। कहा मैं डेस्परेट का ऑपोजिट हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी चिंता की बात है दुनिया के लिए, अगर इस आदमी को फर्क नहीं पड़ता तो। नहीं देखिए, चिंता की बात तो है क्योंकि वो नाच रहा था ना जब लोग मर रहे थे, तो ये आदमी है तो कुछ चित्र, हाँ, इसलिए चिंता की बात तो है बिल्कुल कि इनको चिंता नहीं होती है। इनको चिंता नहीं होती किसी के मरने जीने से। देखिए, अगर अमेरिका के इतिहास को देखते हुए और खासतौर से ट्रंप का भी व्यवहार देखते हुए अगर गल्फ कंट्रीज ट्रंप पे भरोसा कर ले कि भाई बचाने के लिए ट्रंप आ जाएंगे और सेना वहां पर हमेशा रहेगी, तो मुझे लग रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ईरान जब हमला करेगा तो अमेरिका उनको बचाने नहीं आएगा। अमेरिका का जो अभी स्वार्थ है, अपना स्वार्थ, इजराइल और अमेरिका अपना स्वार्थ देख रहे हैं। उनका जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो सारे देशों को छोड़कर चले जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा खतरा ये गल्फ कंट्रीज के ऊपर है, दुबई के ऊपर है, सऊदी अरब पे है, कतर के ऊपर है, क्योंकि ईरान इनको छोड़ेगा नहीं और बाद में कोई बचा नहीं पाएगा। ने पहले 5 दिन की मोहलत दी थी कि हम ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे, अब उसको बढ़ा के और 10 दिन कर दिया है। तो इस बीच में ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि बातचीत भी हमारी बढ़िया चल रही है। ईरान हमको तेल भी, उसने हमको 8 टैंकर तेल भी, 10 टैंकर तेल तोहफे में भी दे दिया है। इतनी अच्छी बातचीत हो रही है तो फिर तो जंग रुकनी चाहिए, लेकिन जंग रुक नहीं रही। तो यही सवाल है कि क्या ट्रंप वहां पर और फौज भेजने का, हमले और तेज करने के लिए, इंतजाम करने के लिए वक्त केवल जो है वो और चाह रहे हैं, और ये सारी एक्सरसाइज उसी के लिए। इस बीच ईरान क्या कर रहा है? ईरान लगातार कह रहा है कि हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई, ट्रंप झूठ बोलने के आदी हैं और वो झूठ ही बोल रहे हैं। इसके अलावा उसका गेम प्लान क्या है? जाहिर है बात, त्रिपाठी जी बार बार कहते हैं कि ईरान का असल नुकसान दुनिया के सामने तब आएगा जब ये जंग रुक जाएगी, तब पता लगेगा ईरान में क्या बचा और क्या बर्बाद हो गया। अब ईरान लेकिन इतना साबित कर चुका है कि अगर ये सोचकर अमेरिका और इजराइल आए थे कि इसको 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में ही घुटनों पर ला देंगे, तो वो नहीं कर पाए हैं। ईरान को जानने वाले लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईरान एक बहुत लंबी लड़ाई की तैयारी करके बैठा है। वो इराक के साथ 10 साल लड़ा। इराक अमेरिका नहीं था, ये बात ठीक है, लेकिन उस वक्त ईरान की इतनी ताकत भी नहीं थी जितनी आज है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहते हैं कि ईरान इस जंग की तैयारी 2-4 साल से नहीं कर रहा है, वो 20 साल से इस जंग की तैयारी में लगा हुआ था। इसीलिए उसने दुनिया को चौंकाया जब उसकी मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर पहुंच गई, तो दुनिया को पता लगा कि इसके पास इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी है। आज ट्रंप और नेतन्याहू उसी का उदाहरण देकर जस्टिफाई करते हैं अपने हमला करने को। तो आप समझने की कोशिश करते हैं। एक पाकिस्तानी टीवी पर एक डिस्कशन में ईरान में बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि यहां क्या चर्चाएं हैं, ईरान कितना लंबा युद्ध खींच सकता है। सर, क्या ईरान इन ताकतों के सामने वो इराक जैसी लंबी लड़ाई, वो भी ना कहें तो 1-2 साल की लड़ाई भी लड़ सकता है? सर, मुझे नहीं लगता इतनी लंबी लड़ाई के लिए, लेकिन वो लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका के लिए 1 महीने की लड़ाई भी लंबी लड़ाई है उनके लिए। तो कि अमेरिका जैसा मुल्क ईरान के साथ लड़ रहा, और ईरान जो है, और अमेरिका और इजराइल दोनों को जोड़ के एक एक्सप्रेशन बहुत चल रहा है सर, एक्सपर्ट लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन मतलब कि उसमें रोज कोई 100 मिसाइलें नहीं फायर की जाएंगी, छोटा छोटा नुकसान करने की कोशिश होगी और वो लंबा खींचेगा। उसी से लंबा खींच सकता है ना, क्योंकि एक साथ यदि कर दिया गया। लेकिन अभी जो हम पहले प्रोग्राम में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जो ये 10 दिन का हमने 6 अप्रैल तक का टाइम दिया है, ट्रंप साहब को समझना बहुत मुश्किल काम है ना, कॉम्प्लिकेटेड वो है वो, तो वो तैयारी भी कर सकते हैं। और उनका पूरा मकसद जो हम डे 1 से कह रहे हैं कि ईरान से कोई उनकी लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई केवल तेल के लिए है। वेनेजुएला के बाद ईरान के तेल पर उनकी नज़र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो चलेंगे, और यदि अब जैसी स्थितियां बन रही हैं तो वो वहाँ पर भी
भी जा सकते हैं, खर्ग आइलैंड पर जा सकते हैं। खर्ग आइलैंड पर जा सकते हैं और उस पर कब्जा करें। उनका कोई झगड़ा नहीं है किसी से। ठीक है। अब बताइए, वो तो गिफ्ट उसको ही मानते हैं ना, 8 टैंकर आ गए, इसी में भी खुश है ना। हाँ। तो खुश हो गया वो आदमी, बच्चों की तरह खुश हो गया। तो अजीब सी बात है ना, इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है। लेकिन फिर अभी सवाल पर और बात करेंगे, क्या ईरान लंबी लड़ाई लड़ सकता है, उसके पास इतनी ताकत है? इस बीच एक खबर बताता हूं आपको जो कि दुनिया को चौंकाएगी भी और परेशान भी करेगी। IRGC के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान इस युद्ध में 12 साल 13 साल के बच्चों को भी शामिल करने की तैयारी कर रहा है। ये IRGC के अधिकारी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, जिसमें वो खुद ये मांग कर रहे थे कि जंग लड़ने की जो एज है या सेना में भर्ती की उम्र जो है उसको घटा के 12 साल कर दिया जाए, और वो 12 साल हो गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन बच्चों को फ्रंट पे भेजा जाएगा, लेकिन इनको रिजर्व के तौर पर या पीछे जो लाइंस होती हैं उनमें इन बच्चों का इस्तेमाल हो। हमने आपको ऐसी भी तस्वीरें दिखाई हैं, वहाँ तो औरतें AK-47 लेके खड़ी हैं कि आ जाए अमेरिका, हम देख लेंगे। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक, एक अनुमान किसी ने लगाया, एक्सपर्ट ने, ईरान 10 लाख की फौज तैयार करके बैठा है। ईरान जैसा देश 10 लाख की फौज तभी बना सकता है जब वो अपनी सेना में भर्ती की उम्र कम कर दे, जो खबर अब आई है। तो ये भी उसकी तैयारी है प्रोफेसर साहब। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और वो करबला का जो जंग का मैदान था, वो मानसिकता हम यहाँ पर देख सकते हैं। ईरान की जिस तरह से आइडियोलॉजी है, शिया देश है, और जिस तरह से एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिजीम को हम लगातार देखते चले आए ईरान में, तो वही मानसिकता है। और आप जो प्रश्न कर रहे थे कि क्या ईरान सस्टेन कर सकता है इस युद्ध को, एक लंबी लड़ाई साल भर की मान लीजिए, युद्ध शुरू होने के पहले 2-3 दिन तक चाइनीज कार्गो वहां पर जो मिसाइल्स और सब लेकर के पहुंचे इक्विपमेंट, अब वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान और ईरान के बीच की जो बॉर्डर है, वहां पर ग्वादर में वैसे ही चीन बैठा है, पाकिस्तान में वैसे ही चीन बैठा है। उस बॉर्डर का प्रयोग किया जा रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है कि लगातार हम सभी को लग रहा था कि कब तक सस्टेन कर पाएगा, कब तक सस्टेन कर पाएगा। तो अब जब तक उसके अलाई कंट्रीज लाइक चाइना उसको मदद पहुंचाते रहेंगे, ईरान की एक लंबी तैयारी है, प्रॉक्सीज के माध्यम से, डायरेक्ट अटैक्स के माध्यम से। और आप देखो, डियागो गार्सिया पर अटैक किया ईरान ने, तो उसकी मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कहां तक की है वो भी हमको पता चल गई। यूरोप तक ले गया युद्ध को, तुर्की, अजरबैजान, साइप्रस। आपका असेसमेंट है कि ईरान लंबे वक्त तक खड़ा रह सकता है लड़ाई में? बहुत लंबे समय तक तो नहीं, लेकिन अगर कुछ एक महीने उसको अड़ा रहना पड़े, खड़ा रहना पड़े, तो कर सकता है। हाँ, लेकिन उसकी मुझे लगता है नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये जो 6 अप्रैल तक का समय दिया है ना ट्रंप ने, इसके बाद बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे भेजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे ही होगा जैसे यूक्रेन को नाटो के दम पर और अमेरिका के दम पर यूक्रेन युद्ध रूस से लड़ाई लगातार लड़ता रहा, 3 साल होने को आए और अभी तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी है और रशिया उसके ऊपर कब्जा कर सका है। वैसा ही ईरान चाइना और रशिया के दम पर युद्ध लड़ता रहेगा। और चाइना जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, वो चाइना चाहता है कि अमेरिका इसमें उलझा रहे और अमेरिका कमजोर होता रहे। तो मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट चाइना के इस मामले में ईरान को है। रूस भी पूरा सपोर्ट दे रहा है कि रूस का यह मानना है कि अमेरिका ने जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, वैसे ही हम ईरान को सपोर्ट करके अमेरिका को यहाँ उलझा के रखेंगे। तो मुझे लग रहा है अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि चीन के सपोर्ट से अब लंबी खींचेगी। यूरोप वाले अलग परेशान है। यूरोप वाले ही कह रहे हैं कि मैं वो काजा कलास जो उनकी फॉरेन पॉलिसी की हेड है यूरोपियन यूनियन की, उनका स्टेटमेंट देख रहा था। वो ये कह रही थी कि इस पूरे संकट का असली फायदा तो पुतिन को हो रहा है। बिल्कुल। तेल यहाँ चोक हो गया, वो अपना तेल बेच रहा है। ट्रंप साहब ने भी तेल अलाउ कर दिया है, वो तेल बेच बेच के मुनाफा कमा रहा है और लड़ाई लड़ने का पैसा उसको मिल गया है। और पुतिन खुद क्या कह रहे हैं वो देखिए। पुतिन ने बड़ी गंभीर बात की, दुनिया के लिए एक चेतावनी जैसा दिया है। उन्होंने कहा ये युद्ध आपको कोरोना काल जैसी परिस्थितियों में पहुंचा देगा। ये पुतिन कह रहे हैं, हम भारत वाले ना इस पर बहुत ज्यादा हो, पुतिन ये कह रहे हैं। उनके पास कहने की बहुत वजह भी हो सकती है। उनका कहना यह है कि ट्रंप के आने के बाद, नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के आने के बाद पहले ही दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, अंतर्राष्ट्रीय नियम, इन सब की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब उसके बाद यह संकट आया है और फिर वो ये कहते हैं कि ये हालात कब तक चलेंगे, ये वो लोग भी नहीं जानते जो युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल भी नहीं जानते कि ये कितना लंबा चलने वाला है, उनका ये कहना था। और उन्होंने आगाह किया कि विश्व में इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है और इसका हल जरूरी है। त्रिपाठी जी, पुतिन कह रहे हैं जंग लड़ने वालों को भी नहीं पता कितनी लंबी चलेगी। ये बात सबसे अच्छी पुतिन खुद जानते हैं, क्योंकि इनके लिए भी कह रहे थे यूक्रेन को 1 महीने में हरा के घर आ जाएंगे। 4 साल 5 साल से लड़ रहे हैं अभी वही मतलब उसके बीच में ध्यान आ रहा था, चर्चा समझिए। पुतिन ये कह रहे हैं जो दुनिया को सबसे लंबे युद्ध में झोंके हुए हैं। पुतिन की जो ब्लड मनी थी वो $760 मिलियन अ डे, $760 मिलियन पर डे। पहले $150 मिलियन हुई थी,
अब सोचिए अब कहाँ चले गए यूरोपीय यूनियन वाले, वो ट्रंप कहाँ चले गए, वो मार्को रूबियो जो कई तरह का मुंह बना के बड़ी चिंता बता रहे थे ब्लड मनी चली आ रही है, कहाँ चले गए सब, गायब हो गए। जिसका हमको जिसकी तोहमत मिली और हमें कहा जा रहा था कि हम ही करें, अब तो सब रशिया के दरवाजे पर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया जिस तरह के पावर इक्वेशन पर और पावर बैलेंसिंग पर चल रही है उसकी चिंता है। और जो पुतिन कह रहे हैं उनको अपना अनुभव भी उसमें दिख रहा है ना, कि वो यूक्रेन से लड़ रहा है और युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना नुकसान करना था कर दिया, उनका अपना एक तरीका, उन्होंने तो बहुत जमीन भी कब्जा कर ली, उनके लिए वो वाला मसला नहीं है कि पहाड़ खड़े हैं और कहां से जाएंगे, तो कई इलाके उन्होंने कब्जा कर लिए। इसका क्या मतलब ये है कि आने वाले लंबे समय तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, और अगर ऐसी बनी रहेगी तो कोविड जैसे हालात तो नहीं होंगे कि कोई लॉकडाउन हो जाए। लेकिन जरा सोचिए ना, जो फ्लाइट सीधे जाने वाली थी, कितनी फ्लाइट्स आजकल थोड़ा लंबा रास्ता लेकर जा रही हैं, बंद हो गया। कितनी आप इनकी इस बात से सहमत है कि मामला लंबा है? बिल्कुल, ये मतलब साफ साफ दिखता है ना जिस तरह की स्थितियां हैं। अब उसमें वही है कि अंत में वही है कि टैंकर पहुंच जाए तो ट्रंप चाचा कुछ करें। मैं आपको भारत की इससे जुड़ी एक खबर बता दूं, इसी मसले से जुड़ी हुई। पश्चिम एशिया के हालात पर हमारे एक मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, और इसमें गृह मंत्री अमित शाह होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगी और ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप पुरी होंगे। तो ये एक टीम बनाई गई है जो कि इन हालात की पूरी व्यवस्था करेगी, इसमें क्या करना है। तो ये सबसे सीनियर मिनिस्टर्स को, देखिए रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, उनके अलावा वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये तीनों उसमें हैं, और ऑयल एंड गैस मिनिस्टर को। तो ये शीर्षस्थ लेवल पर नजर रखने के लिए इन हालात पर इस कमेटी का गठन किया गया है। ये पश्चिम एशिया से उपजे सारे हालात की असेसमेंट करेगी और आगे क्या करना है, क्या किया जा रहा है, उस सब पर ये नजर रखेगी। तो भारत प्रोएक्टिव अप्रोच लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और करना भी चाहिए क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस पर? ये अच्छी बात है, इस पर ज़रूरत भी है कि एक GOM की तरह से रहे और वो इस पर पूरी तरह से नज़र रखे देश दुनिया पर कि दुनिया में क्या चल रहा है। और उसमें जब आपने हरदीप पुरी साहब को, निर्मला जी को रखा है, तो उससे भी समझ में आती है बात कि देश की स्थितियों के लिए भी किस तरह से विदेश के जो हमारे संबंध हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे जानकारी नहीं है कि इसमें विदेश मंत्री जी को रखा गया है कि नहीं रखा गया, क्योंकि विदेश मंत्री भी उसमें रहते हैं तो वो सारी बातों को अपडेट कर सकते हैं कि क्या भारत की विदेश नीति और भारत के जो दुनिया भर से संबंध हैं उनमें कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन ये इंटरनेशनल को इंडियन रेफरेंस में बनाने वाली कमेटी है जो पूरी तरह से नज़र रखेगी, और मुझे लगता है कि राजनाथ जी सबसे सीनियर मिनिस्टर नंबर 2 पर वहां पर सरकार में भी हैं, तो उससे बेहतर फायदा होगा कुछ। अभी आप देखें, क्योंकि ये जरूरी क्यों है, क्यों प्रोएक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो हर दिन अलग आपको सूरत दिखा सकती है। हो सकता है किसी रोज अच्छी खबर आ जाए, हो सकता है कोई बहुत बुरी खबर भी आ जाए युद्ध के फ्रंट पर। आप दुनिया के देशों का हाल अगर आप देखिए, और ये इसलिए भी जरूरी है आपको बताना, डराने के लिए नहीं, लेकिन इससे ये भी अंदाजा लगेगा आपको कि हम कितनी बेहतर परिस्थिति में अभी हैं। तो वो उसके लिए ये आपको देखना जरूरी है, आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल बयान आया जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने कहा साहब हमारी लड़ाई नहीं है और हम इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं कूदेंगे, हमसे पूछ के ट्रंप ने लड़ाई शुरू नहीं की है। ट्रंप ने कहा ये नेटो के दोष हैं ही, नेटो के देश जो हैं कावर्ड्स हैं, ये इनसे मैंने जरा सी क्या मदद मांग ली कि ये हमारा जरा सा ये रास्ता बंद हो गया, इसको खुलवा दो आकर के, तो मना कर रहे हैं, हम इनके लिए इतनी जंगें लड़ते हैं। उस यूरोप का हाल दिखाता हूं आपको। कल यूके के प्राइम मिनिस्टर को एक इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी, और वो इमरजेंसी मीटिंग के बाद वहां से जो बयान निकले वो ये हैं कि आप बहुत बुरे वक्त के लिए तैयार हो जाइए। यूरोप का हाल, यूक्रेन की युद्ध की वजह से पहले ही जो है तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा था। अब इसके बाद अपनी जरूरत के लिए तेल और गैस के लिए यूरोप, मिडिल ईस्ट के इन्हीं देशों पर निर्भर था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई बंद। गैस के दाम इन यूरोप के देशों में 71% बढ़ गए, 71%। आपके देश में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। पोलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कमी है, आपके देश में नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन में भी तेल की कमी होने की चेतावनी दी गई है। और इसके अलावा आगे और देशों के आपको हाल बताते हैं। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति की बात देखिए आप, इस जंग में वो कैसे परेशान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एक बयान दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए स्टारमर ने अपनी कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम, उसे कोबरा कहते हैं, उसकी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो ब्रिटेन की जनता को मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहना होगा। एनर्जी क्राइसिस से सबसे ज्यादा झटका ईस्ट यूरोप के देशों को लगा। पोलैंड में महंगाई की दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। हंगरी में तेल कंपनी ने एक बार में 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल बेचने पर रोक लगा दी। महंगाई की मार से पब्लिक को बचाने के लिए इटली और पुर्तगाल ने अपने नागरिकों को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया।
ऑस्ट्रिया ने तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम एक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आप सोचिए वरना कितनी बार बढ़ते। हंगरी ने क्राइसिस को देखते हुए यूक्रेन को नेचुरल गैस की सप्लाई बंद करने का फैसला किया है कि हम पहले अपना देखेंगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान ने कहा है कि अक्लमंदी इस बात में है कि यूरोप के देश अब रूस से फिर से दोस्ती करें और उससे तेल और गैस खरीदना शुरू करें। यूरोपीय देशों ने इस साल के अंत तक रूस से तेल और गैस की खरीद पूरी तरीके से बंद करने का फैसला किया है। ये यूरोप के हालात थे जो इस वक्त आपने देखे प्रोफेसर साहब। बिल्कुल, उनके मुकाबले हम कहाँ हैं? बिल्कुल, ये मैं लगातार बोलती चल रही हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप देखें तो जो एशियन कंट्रीज को ऑयल एंड गैस एलपीजी जाता है उसमें हम सबसे कम लेने वाले उपभोक्ता हैं। आप साउथ कोरिया में देखिए, हम खबरें देख रहे हैं, वहां पर राशनिंग शुरू हो गई है पेट्रोल की, गैस की, और गाड़ियों को रोटेशनल चलाया जा रहा है। आप चाइना में देखिए किस प्रकार से रेट बढ़े हुए हैं। आप दूसरे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की तरफ जाएं, रेट्स किस तरह से बढ़े हुए हैं। यूरोप के देश इस समय कितना बड़ा संकट झेल रहे हैं। वो तो वैसे ही यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से ग्रस्त थे। जर्मनी को हमने वहां की इकोनॉमी को ध्वस्त होते हुए देखा था। ब्रिटेन में हमने बहुत बुरे हालात देखे थे, वहां सरकार बदलनी पड़ी थी, आपको याद होगा। और अब इस युद्ध की वजह से दोबारा सब रशिया के दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में भारत, आप देखिए, हम सबसे सुरक्षित हैं। एशिया के देशों का हाल मैं आपको बता देता हूं। मानवीय रूप से, ऊर्जा रूप से। थाईलैंड में सरकार ने लोगों से यह कहा है कि सूट बूट ना पहने, मतलब मोटे कपड़े मत पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, गर्मी कम लगेगी, एसी कम जरा चलाना पड़ेगा। एसी चलाएं तो टेम्परेचर 26-27 डिग्री पर रखिए, इससे ज्यादा नहीं, ताकि बिजली की खपत कम हो। थाईलैंड की सरकार ने कर्मचारियों से कहा है लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल आप कीजिए। ये थाईलैंड के हालात आपको बता रहा था मैं। इसके अलावा फिलीपींस में संकट इतना बढ़ गया है कि सरकार ने इमरजेंसी लगा दी है। फिलीपींस अपनी जरूरत का 98% तेल गल्फ से खरीदता है। सप्लाई ठप है। युद्ध शुरू होने के बाद से फिलीपींस ने तेल और गैस के दाम 2 गुने कर दिए हैं। इमरजेंसी के दौरान फिलीपींस की सरकार मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर्स को सब्सिडी देने वाली है। खाने की राशनिंग होने वाली है। सरकार बिजली बचाने के जितने उपाय कर सकती है वो करेगी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश में तेल और गैस का भंडार बहुत कम हो गया है और उनके सामने इमरजेंसी लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये एशियाई देश हैं। एक एशिया का सबसे उन्नत देश देख लीजिए आप, साउथ कोरिया, डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। इस जंग के बाद साउथ कोरिया की हालत क्या है? एक इमरजेंसी इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनी है और सरकार ने ईंधन बचाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाए हैं। जैसे सरकारी गाड़ियां अब वीकडेज में ही निकलेंगी, वीकेंड पर सैटरडे संडे नहीं निकलेंगी। वो भी नंबर प्लेट के हिसाब से रोटेशन में निकलेंगी। साउथ कोरिया की सरकार ने लोगों से कहा है फोन दिन में चार्ज करिए, रात को बिजली कट सकती है। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल वीकेंड पर करिए, दिन में हफ्ते में वॉशिंग मशीन भी मत चलाइए, बहुत बिजली खर्च होती है। नहाने में पानी कम खर्च कीजिए। ये साउथ कोरिया ने अपील किया है अपने लोगों से। बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, ये दुनिया के सरकार, जो अलग अलग देशों दुनिया की सरकारें हैं, वो प्रबंधन नहीं कर पा रही क्योंकि सब कुछ इंपोर्ट वाला मसला है। हमारी सरकार इसके बावजूद प्रबंधन कर ले रही है और कहा जाता है ना, किसी भी चीज पर टिप्पणी बिना पैरेलल के, यानी एक उसके साथ कोई कंपेयर के लिए, तुलना के लिए नहीं हो तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हमारा देश इतना बड़ा देश है और ये जो विकसित कहे जा रहे थे वो इतनी जल्दी टूट गए। और दूसरा मैं ये कहूंगा, देश के तौर पर हम खड़ा होना जानते हैं। अभी हमको कई जगह लाइनें दिख रही हैं, थोड़ी मारामारी दिख रही है, हम जरूरत से ज्यादा तेल भरा ले रहे हैं, सिलेंडर अलग रख ले रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं अगर कभी ऐसी मुश्किल आई तो हम एक साथ खड़ा होकर बड़ी आसानी से इससे निकल पाएंगे। फिलहाल ऐसी कोई मुश्किल, ऐसा कोई संकट नहीं है। जो छिटपुट है भी उसे प्रबंधन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ठीक हो सके। और आप ये तुलना कीजिए, इन देशों की आबादी क्या है। बिल्कुल। इनकी आबादी और हमारी आबादी 100 गुना का अंतर होगा। बिल्कुल। मतलब इनमें से कुछ देश तो 1 करोड़ की आबादी वाले भी नहीं है। ये फर्क भी है ना, जो त्रिपाठी जी के सेल्फ रिलायंस की बात है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन उस लेवल पर है कि जो उससे यदि इमरजेंसी हो भी जाती है, हॉर्मुज बंद हो गया या कहीं और से हो गया या रूस से हमने बंद कर दिया था, तो भी हम उस चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। और ये बात बेहतर है हिंदुस्तान के लिए तो कही जा सकती है कि जब संकट होगा तो हम सब साथ ही खड़े होंगे। आशा है। ममता जी और अखिलेश जी भी, लेकिन ममता जी को भी खड़ा होना ही पड़ेगा और अखिलेश जी को। हमारे पास संकट मोचक है ना। ट्रू। ऐसे मौके पर तो जरूरत होती है संकट मोचक की। अब ये देखिए कि, लेकिन ये है कि अभी तो सरकार, अभी जो टास्क फोर्स भी बनाई है, हमने आपको दिखाया, मतलब अभी सरकार कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहती कि थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं उसका सीधा सा तरीका है कि आप सबको अपने घर परिवार नात रिश्तेदार में फोन करके पूछ लीजिए। हाँ, तुमको मुश्किल अभी वैसा नहीं है और इतना चलता रहता है, इतने सब संकट चलते रहते हैं। कहना पड़ रहा है कि आप इकट्ठा कर करके मत रखिए सिलेंडर।
मैम बोलना ही चाहिए। बातचीत में यही पता चल रहा है, हमने 3 इकट्ठे कर लिए, हमने 2 मंगा लिए, जिनके पास गैस पाइपलाइन है वो क्यों मंगवा रहे हैं सिलेंडर्स? नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब यहाँ पाइप की है, हाँ। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। लोग उसमें भी सिलेंडर मंगवा रहे हैं। लेकिन जहाँ जिन जगहों पर घर पर या जहाँ है तो जो सिलेंडर है वही है, और अभी बुकिंग में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बुकिंग हो रही है, 1-2 दिन में आ जा रही है। भाई मेरे सामने ही कल शाम के प्रोग्राम में अनंत विजय जी आए थे, उन्होंने मुझे फोन पे दिखाया, मैंने कल बुक किया और सिलेंडर आ गया मेरे पास। ऐसे भी उदाहरण है। और जहाँ मयूर गया था वहाँ भी बहुत आराम से सिलेंडर मिल रहे, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों इस तरीके से लोगों ने पैनिक किया। ठीक है, लोगों को मतलब जिस तरीके से मोदी जी लगातार कह रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह के भड़कावे मत आइए, किसी अफवाह में ध्यान मत दीजिए, सरकार के पास स्टॉक भरपूर है, सबको समय से मिल रहा है। उसके बाद भी अब जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं और जो इस तरीके परेशानी में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं, वो भड़काने का काम करेंगे। और ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रही है, अखिलेश यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, तमाम रेवंत रेड्डी का जो बयान आया, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री को तो अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। अपने प्रदेश के अंदर आप इस तरीके से बयान दे रहे हो, पूरे देश के अंदर आप एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लग रहा है इस तरीके से चीजों से, चुनाव भले ही अपनी जगह लेकिन देश पहले है। आप इस तरीके से बयान मत दीजिए कि आपके प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता आपके बयानों को मानकर कहीं लाइन लगाए या कहीं अराजकता के उत्पन्न हो, इससे बचना चाहिए। दूसरा एक चीज और है, बस जाते जाते कोई भी मुश्किल आती है, और ये मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर है, केवल भारत की बात नहीं है। कहीं कोई दिक्कत होगी, इंसान उसका उपाय ढूंढ ही लेता है, कोई वाया मीडिया, कोई दूसरा जरिया, कुछ और तरीका निकाल ही लेता है। हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे कि भाई देश में नोटबंदी हुई तो इसके बाद ये डिजिटल पेमेंट्स होने लग गई, हो जाता है, सब कुछ न कुछ हो जाता है। आज जो है ये भी बात सही है कि जो वो बिजली वाले जो इंडक्शन वो होते हैं उसकी बहुत ज्यादा उसकी वो डिमांड जो है उसकी बढ़ गई, लोगों ने वो दूसरी व्यवस्था करना शुरू कर दिया। और अगर हम सरप्लस बिजली की तरफ और जाएंगे तो एक अच्छा विकल्प होगा ये, क्योंकि हम धीरे धीरे हमें एलपीजी खत्म करना है, पीएनजी पे जाना है, खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म करना है। और ये आज यहाँ का तेल बंद हुआ है, ईरान का तेल भी बंद हो चुका था पहले, रूस का तेल भी बंद कम करना पड़ा था, फिर भी भारत चला, फिर भी चल रहा था। आज अगर ये बंद हुआ है तो आ ही रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया से भी मंगा रहे हो कुछ, आप अमेरिका से भी मंगा रहे हैं, अर्जेंटीना से आ रहा है, वो एक सप्लाई रूट बन ही रहा है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा सा आश्वासन देने के लिए कि घबराएं ना, पैनिक ना करें, और बिल्कुल होर्डिंग ना करें किसी भी चीज की, ना तेल की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की, ना गैस की, क्योंकि आपके घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर आपके पास एक के 2 हो जाएंगे, जरूरत नहीं किसी है, के पास एक भी नहीं होगा, वो ना करें। बोले कि होल्डिंग की जरूरत अभी है ही नहीं। इसको अपने शरीर की तरह समझें, उतना ही खाएं जितना पचा पाए, नहीं तो अपच हो जाएगी तो बीमार हो जाएगी। ठीक है, तो आज समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप लोग आए, हर्षवर्धन जी, विजय जी, अंशु जी और समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।